couldn't qualify it by 0.67 मार्क्स। उसके बाद बैक टू बैक 2 बार अगेन प्रीलिम्स नहीं निकला। कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी। लास्ट 10 साल में लगभग 1 लाख 1.25 लाख MCQ सॉल्व किए हैं अलग अलग पेपर्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूपीएससी ने अब चेंजेस करना शुरू कर दिए हैं पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में। मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मुझे भी यही 35-40 सवाल ही आते हैं, तो मैं भी यहीं से वो 75-80 नंबर स्कोर करूँगा, क्योंकि हमारे सोर्सेज सेम है, सब कुछ सेम है, बुक लिस्ट वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम ही रहती हैं। इस साल 250 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और उस 250 में से कट ऑफ गई है 97 एंड आई हैव स्कोर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वैसे आयुष को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। फिर भी अभी थोड़े से दिन पहले जब कह लीजिए कि मैं शाम को जस्ट थोड़ा सा रीडिंग कर रहा था, एक मैसेज आया मेरे पास। आयुष ने ही मैसेज करा था, और आयुष एज सच हमारा कोई प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैसेज में आया कि सर आपके जो कंटेंट थे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा। सो मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चे करते हैं ऐसे कि कंटेंट चाहिए होता है या फिर जो कंटेंट मिल जाता है काफ़ी बेनिफिट लगता है। देन आयुष ने बोला कि सर मेरी रैंक 4 आई है, तो मैंने कहा अरे वाह, रैंक 4। देन फिर उससे बात करी, फिर ये जो है मीटिंग ये अरेंज हुई। अब जो फर्दर है वो आयुष ही कंटिन्यू करेंगे। सो आयुष को मैं माइक देता हूँ और कमांड देता हूँ कि बच्चों से थोड़ा सा बात करो। थैंक यू सर, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, ये मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। सो हेलो गाइज, आई एम आयुष। आई हैव secured ऑल इंडिया रैंक 4 in this year's UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। एंड अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूं तो मुझे हमेशा से ही सिविल सर्विसेज में जाना था। सो मैंने स्टार्ट कर दिया था 2020 से। एंड 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। इन माय फर्स्ट प्रीलिम्स आई couldn't qualify it by 0.67 मार्क्स। सो वो थोड़ा ख़राब लगा, उससे मेरे को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई रिकवर्ड। एंड उसके बाद बैक टू बैक 2 बार अगेन प्रीलिम्स नहीं निकला। सो बैक टू बैक 3 बार प्रीलिम्स ना निकलना बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड अटेम्प्ट के बाद और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इसके बीच में मैंने अपनी प्रीलिम्स को लेके, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर्स को लेके पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी। सो यहाँ पे मैंने चेंज ये किया कि, और उसका रिजल्ट ये आया कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में आई वॉज -0.67 एज कंपेयर टू द जनरल कट ऑफ, और -1 क्वेश्चन ऑल 3 टाइम्स। इन माई फोर्थ अटेम्प्ट आई वॉज +39। सो आई वॉज 39 मार्क्स अबव प्रिलिम्स कट ऑफ। सो देर वॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ। फिफ्थ अटेम्प्ट अगेन आई स्कोर्ड आई थिंक 19 और 20 मार्क्स अबव कट ऑफ। सो और ये सेम चीज़ें मैंने CAPF में भी अप्लाई की, ये सेम जो मेरी लर्निंग्स थी यहाँ पे। सो यहीं से मैं पेपर 1 की तरफ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पेपर 1 को अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा यूपीएससी ने अब चेंजेस करना शुरू कर दिए हैं पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में। और इसी की वजह है कि ही पेपर वन ही मार्क्स, बहुत वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि पेपर 1 ही ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, किसकी अच्छी रैंक आएगी किसकी कैसी रैंक आएगी। वेरिएशन बहुत ह्यूज है। मेरे दो, सीएपीएफ में जी जी जी, CAPF में सर। इनफैक्ट मेरे 2 बार 150+ स्कोर रहा है पेपर 1 में। सो ये कंसिडरेबली अच्छा है। इनफैक्ट इस साल 250 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और उस 250 में से कट ऑफ गई है 97 एंड आई हैव स्कोर्ड, आई थिंक आई एम स्कोरिंग क्लोज टू 151 ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स ऑफिशियल आंसर की आ गई, बट मार्क्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। सो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी ह्यूज मार्जिन है 54 का, इसी की वजह से मेरी रैंक पॉसिबल हुई है इस बार। सो अगर मैं इसके, और इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं जिसमें ये मैंने अप्लाई किया है और ये वर्क करता है। सो ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को प्राइमरली। अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँ पेपर 1 की स्ट्रैटेजी
सो पेपर वन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो मेजॉरिटी लोगों का, मैंने असल में बहुत सारे टॉपर्स से भी बात की है, फेलिसिटेशन में और टेलीग्राम चैनल्स पे हम लोग मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। सो वहाँ पे मैंने देखा कि मेजॉरिटी जो लोग सिलेक्ट भी हुए हैं उनके पेपर वन में 110 के अराउंड ही नंबर है, 97 बीइंग द कट ऑफ। 110 112 बहुत अच्छा नंबर है। बट और फिर जब मैंने डिस्कस किया कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे इस नंबर तक लोग पहुंचते हैं, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस, बहुत रिजिड स्ट्रैटेजी है लोगों की। 35 40 क्वेश्चन फैक्चुअल उनको आते हैं, यहाँ से वो 75 80 नंबर स्कोर कर लेते हैं, 75 to 80 मार्क्स। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस में वो 30 के अराउंड मार्क्स स्कोर करते हैं, 60 70 क्वेश्चंस में। और फिर लास्ट के जो उन्हें लगता है कि ये मुझे नहीं आते, ये वो 15 सवाल 20 सवाल 25 सवाल ये स्किप कर देते हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि मुझे भी यही 35 40 सवाल ही आते हैं, सो मैं भी यहीं से वो 75 80 नंबर स्कोर करूंगा, क्योंकि हमारे सोर्सेज सेम है, सब कुछ सेम है, बुक लिस्ट वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम ही रहती हैं। उसके बाद जो ये जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, आपको क्या बोलूँ, स्मार्ट गैस बोल सकते हो, ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं, जहाँ पे लोग 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मैं 60 मार्क्स 65 मार्क्स स्कोर कर लेता हूँ। एंड जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं अगेन 15 नंबर एक्सट्रैक्ट कर ही लेता हूँ। सो जब आप इनको ऐड करोगे, सो 80 + 60 140 +15, इट विल बी क्लोज टू 150 55। दिस इज हाउ आई हैव स्कोर ट्वाइस 150+। साल भी मेरी सेम ही स्ट्रेटजी थी। मीन्स यू डिवाइडेड द पेपर इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में पेपर को डिवाइड कर लेते हो। यस सर। पहला जो आता है, जी दूसरा जो रिस्क लेना है, तीसरा जो छोड़ने वाला है। तुम छोड़ने वाले में से भी जो है गेन करते हो। हाँ, मैं यहाँ ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगा, मैं कभी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। अगर सिविल सर्विसेज में 100 क्वेश्चन का पेपर है, मैं 100 के 100 अटेम्प्ट करता हूँ, और मुझे आता है इसलिए करता हूँ मैं। और ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपको कब करना है, कब नहीं करना है, क्यों करना है, मतलब इसके पीछे की साइंस है एक, मैं एक्चुअली मैं बताऊंगा, मैथमेटिकल प्रूफ है बकायदा। और सीएपीएफ में 125 सवाल है, मैं 125 के 125 करता हूँ, चाहे मुझे आए या ना आए, और मैं हमेशा उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके ही जाता हूँ। सो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे होती हैं चीज़ें। इनफैक्ट ये जो स्किल है जो ये मैंने सीखी है, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न ये है कि मैंने लास्ट 10 साल में लगभग 1 लाख 1.25 लाख एमसीक्यू सॉल्व किए हैं अलग अलग पेपर्स के लिए। तो यहाँ से ये जो आप कह सकते हो मेटा स्टडी है, वो अपने आप सबकॉन्शियस लेवल पे हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा यूपीएससी को रीड किया है। थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया, कि मैं -1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का ये जो गैप रहता था, 2 नंबर 3 नंबर 0.67, वहाँ से जो 39 मार्क्स का जंप आया है, वो ऐसे आया है कि बहुत ज़्यादा रीड किया, बहुत ज़्यादा मैंने उसको एनालाइज किया है कई कई महीनों तक। सो वहाँ से यही चीज़ें हैं, मतलब आप गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम, 1 लाख आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे करते हैं चीज़ें। एंड यही सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अगर मैं पेपर वन की चीज़ें डिस्कस करूं कि ये होता कैसे है, कि लाइक जहाँ पे लोग 30 40 नंबर स्कोर कर रहे हैं, वहाँ पे आप 70 नंबर कैसे स्कोर करोगे। बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है क्या? सबके साथ? तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम आती है क्या विशाल, सोवरना? दे आर नॉडिंग इन यस। ये ये एक्चुअली ये जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। इनफैक्ट 110 मार्क्स स्कोर करने वाला तभी सिलेक्ट हो पाएगा फाइनल लिस्ट में जब उसके इंटरव्यू में या फिर पेपर टू में बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। वो अभी भी बॉर्डर लाइन कैंडिडेट ही है, कट ऑफ 97 गई है तो भी ये इशू है, ये हमेशा ये इशू रहता है। सो 110 स्कोर क्यों करना अगर कट ऑफ 97 या 100 है? करो ना 140 150 स्कोर करो, और फिर वहां से, और बुक लिस्ट सेम है। सो ये कुछ अलग कुछ नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने कोई बुक नहीं बताई है, ऐसा कुछ। ये बस ऐसे है कि एनालाइज आप कैसे कर रहे हो, आप पेपर को देखने का नजरिया क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। उन 2 घंटों को, आपके लाइफ के जो 2 घंटे हैं उसको आपने कितना आसान कर दिया है। हम लोग हमेशा पूरा साल प्लान करते हैं, कभी किसी ने 2 घंटे प्लान किए हैं बैठ के? और अगर किए हैं तो कितनी देर तक किया है? मैंने 40 40 50 50 घंटे बस ये प्लान किया कि मेरे वो 2 घंटे कैसे जाएंगे, और अगर वो गलत जा रहे हैं तो कैसे मुझे पता चलेगा कि वो गलत जा रहे हैं? 40 मिनट के बाद मैं कितने क्वेश्चन पे रहूंगा, कब ओएमआर भरूंगा, कब ओएमआर नहीं भरूंगा।
क्या हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, वो 2 घंटे ही तो मायने रखते हैं, पूरा साल तो उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। चाहे वो कोई भी पेपर हो, प्रीलिम्स हो, सीएपीएफ हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट वो 2 घंटे एक्चुअली में मायने रखते हैं, एंड एवरीथिंग मस्ट रिवॉल्व अराउंड दैट, नॉट द अदर वे अराउंड। सो यही चीज़ें हैं। और अगर मैं थोड़ा डाइसेक्ट करके बताऊं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो प्राइमरली 3 तरीके हैं। एक, आप लैंग्वेज पकड़ सकते हो। यूपीएससी लैंग्वेज में हमेशा बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, उसके सेट पैटर्न्स हैं लैंग्वेज में। सो जब हम लोग डिस्कस करेंगे मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। सो आप लैंग्वेज पकड़ सकते हो कुछ एम्पेरिकल डेटा के बेसिस पे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जैसे मैंने किया है 1 लाख, जब आप इतने कर लेते हो तो फिर आपको ना कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, मतलब आपको पता रहता है कि एग्जामिनर क्या ही सोच पाएगा। वो एक पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट होने लगता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होने लगता है। आप ऑब्वियसली कभी ना कभी गलत होगे, और बहुत ज़्यादा बार गलत होगे, बट ओवरऑल आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे। सो ये दूसरा है, एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे। हो सकता है किसी आप में से किसी ने सुना हो कि, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कि ऑल ऑफ द अबव के चांसेस ज़्यादा होते हैं कई बार एग्जाम में एज कम्पेयर टू नन ऑफ द अबव। मे बी किसी ने कभी सुना हो, या आई थिंक सुवर्णा हाँ में नॉट कर रही है, पलक सेम, रेयान। ये मैं बताऊंगा, इसमें से कुछ मिथ है कुछ गलत है, क्या मिथ है, क्या सही है, क्या क्या है, वो मैं बता दूंगा। मैंने बैठ के गिना है बकायदा कि नन कितनी बार सही है, ऑल कितनी बार सही है। और मैं नहीं मानता किसी की बातों पे, मैं बैठ के बस गिन देता हूँ। मेरा एक्चुअली में सीजीएल भी 2 बार निकला, एक बार इंटेलिजेंस ब्यूरो भी निकला था। सो मैं सबके जाके गिन देता हूँ। मुझे पता है सीजीएल में कितनी बार ही होता है, मुझे पता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में कितनी बार होता है, सीएपीएफ में कितनी बार होता है। सो आप बस जाके गिन दो, बोथ कितनी बारी होगा, ऑल कितनी बारी होगा, नन कितनी बार होगा। सो ये लाइफ बहुत इजी हो जाती है। थर्ड इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बहुत बढ़िया, साइकोलॉजी से मेरा मतलब है कि एग्जामिनर का हमेशा पेपर बनाने का एक पर्पस होता है। जब भी आप पेपर को देखते हो, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखी है, क्योंकि मैं मेंटोर भी हूँ, मतलब मैं कई बार बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने लाइब्रेरी में भी कई बार गाइड करता हूँ लोगों को। सो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि लोग पेपर को, अगर मैं सीपीएफ की बात करूं, पेपर को अ, एक फुल फ्लेजेड पेपर, एक एंटिटी की तरह ट्रीट ना करके 125 क्वेश्चन के कंपाइलेशन की तरह ट्रीट करते हैं। आप वहां 125 सवाल नहीं सॉल्व करने गए हो, वो एक पेपर है, उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक रीजन है। अगर कुछ पोर्शन डिफिकल्ट हैं तो कुछ इजी आएंगे। इसीलिए लोग क्रम्बल कर जाते हैं डिफिकल्ट पे, क्योंकि वो उनसे लगातार 10 सवाल नहीं सॉल्व हुए। वो पेपर है, वो पेपर बनाने के पीछे एक फिलॉसफी है, वो जाननी पड़ती है, वो सीखनी पड़ती है। कई बार कुछ अलग मेंटेलिटी के साथ पेपर बनाया जाता है, कई बार ऑन पर्पस। बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ ये हुआ होगा अलग अलग एग्जाम्स में, जहाँ पे क्वेश्चन शफल नहीं करते, जैसे यूपीएससी बहुत ज़्यादा शफल नहीं करता, कि पहला पेज डिफिकल्ट है, और अब क्या होगा, और वो ऑन पर्पस डिफिकल्ट है। और ये तो ठीक है, मेंस में, सिविल सर्विसेज के मेंस में ऑन पर्पस पहला कंपलसरी क्वेश्चन, ऑप्शनल में, इनफैक्ट जीएस में भी डिफिकल्ट दिया जाता है, क्योंकि वो एक पेपर है। उन जो जिसने पेपर सेट किया, उसने पूरे पेपर को सेट किया है एक तरीके, एक देख के, एक कॉमन कंसिस्टेंट फिलॉसफी के साथ। वो रैंडम 125 सवाल नहीं उसने कहीं से उठाए, कहीं से उठा के जार जोर जार के दे दिया आपको। सो ये भी एक देखने का तरीका होता है। सो जब आप उसकी मेंटेलिटी देख सकते हो, जब आप खुद को उसके शूज में रख के सोच सकते हो एग्जामिनर के, सडनली पेपर बहुत इजी हो जाता है, खास करके सेकेंड राउंड में। मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, कितने राउंड्स में करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं अ, अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ, हम लोग को क्वेश्चन ला सकते हैं सर, बिल्कुल। कोई इशू? क्योंकि ना आयुष ने मेरे को बताया था कि एक मैथ का कोई क्वेश्चन बताया था, साइन थीटा ऐसे करके कुछ बताया था। इसने बोला सर मेरे को आता नहीं है साइन थीटा वगैरह, लेकिन मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये मैथ के एग्जांपल अभी क्वेश्चन नहीं में, दूंगा मैथ मैं। मैथ के क्वेश्चन में यार मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं उसे सॉल्व कर सकता अच्छा, हूँ। ये थोड़ा मुझे नहीं पता था, ऑनलाइन सर बोल देंगे, बट ये नहीं। ट्रू है। मुझे साइन जो थीटा अभी भी नहीं पता, मुझे नहीं पता वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है या बेस ये बाय वाला हाइपोटेन्यूज है। आई थिंक हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है क्या, नहीं पता, सॉरी। बट मैं मतलब सीजीएल मेरा ऐसे निकला हुआ है 2 बार। ठीक है। ये अभी पेपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, दे रहे हैं? अगर आप लोग देख सकते हाँ हो तो दिख रहा नॉट, है। ओके फाइन। 113th क्वेश्चन देखना।
पहले मेरे बच्चों को सॉल्व करने दो। हाँ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 113th क्वेश्चन एक बार रीड करके सॉल्व करके देखना। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आयुष ने बताए थे, ये जस्ट बस मैं एक एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मुझे दिख गया, मैं ग्लैंस कर रहा था तो। अभी तो नहीं देने वाले होगी ये वाला अटेम्प्ट? कौन सा? ये जवाब होएगा? नहीं, एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो वाला ये एक बार क्लियर हो गया था। हाँ हाँ, CAPF का ये एक रूल है, मैंने DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक के उस वीडियो में बताया भी है ये। आई थिंक वो, हाँ, अब यूट्यूब पे कल रात अपलोड हो गया है। वेरी गुड सुवन। ठीक है। इस क्वेश्चन का पॉइंट, मैं स्टार्ट करूँ सर? ये बिल्कुल। मेरे इस क्वेश्चन को बताने का पॉइंट ये है कि लेट से आपको ये क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, कैसे करोगे? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं पता, एकदम कुछ नहीं। अब करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? लेट से आपको यही नहीं पता कि ये कुछ एग्जिस्ट भी करता है संसार में, ऐसा कुछ। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस। आइडेंटिफाइड विलेजेस का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करता है। ये सुनने में ठीक लग रहा है क्योंकि ऑल विलेज नहीं बोला गया है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को ऐसे लिखा नहीं गया है कि कैसे होगा, क्यों होगा। सो मोटा माटी लिखा गया है। दूसरी चीज, अगर मैं एम्पेरिकल एविडेंस की बात करूं, तो जो एम्स पार्ट है, अगर आप यूपीएससी के पेपर्स बार बार देखोगे और ये डेटा कलेक्ट करोगे, देन हाँ बोलो, कर दो। ओके, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन चाहिए। हाँ ठीक। देन यू विल रियलाइज कि जो एम वाला पार्ट है या जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो यूजुअली सही होता है। यूजुअली से मेरा मतलब है ऐसे 85-90%, मैं एग्जैक्ट डेटा अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। एम ऑब्जेक्टिव यूजुअली सही देता है यूपीएससी। ये बहुत ज़्यादा मेटा एनालिसिस करने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा, मैं आपके साथ डेटा भी बाद में कभी शेयर कर दूंगा। इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई विलेजेस, ये देखने में लॉजिकली और वैसे भी सही लग रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट ये थोड़ा ट्रिकी है, फेयर्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम। हो सकता है फेयर्स हो सकता है फेस्टिवल हो, इसमें कीवर्ड क्या है? कोई मेरे को एक बार बता सकता है, कोई टाइप करके या चैट पे? इस पूरे में वो सबसे क्रूशियल कीवर्ड क्या है सेकेंड स्टेटमेंट में? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जनरली यही होता है, एक स्टेटमेंट तो हमें पता चल जाती है, दूसरे में फंस जाते हैं। हाँ वो, ओके, एक ने कहा ऑर्गेनाइज, दूसरे ने कहा एटसेट्रा। एटसेट्रा सही है। एटसेट्रा इज द कीवर्ड हेयर। अब एटसेट्रा के पीछे फिलॉसफी क्या है मैं ये बता रहा हूँ। फेयर्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट, मुझे नहीं पता होते हैं या नहीं। एटसेट्रा का यहाँ पे मतलब ये है कि उस सेंटेंस का इसने पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। एटसेट्रा का यहाँ मतलब है कि और भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं हम इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बता नहीं रहे हैं क्या, बट और भी ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं। ये स्टेटमेंट अब कभी गलत हो ही नहीं सकता। तुम वाइब्रेंट विलेज हटाओ, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम डाल दो, फेयर, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम, हमेशा सही है। इमेजिन करके देखो, एटसेट्रा में तुम कुछ भी ऐसा डालोगे तो कोई ना कोई प्रोग्राम उसमें फंस ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट पे तो सोचना ही नहीं है, तुम्हारा कितना टाइम बचेगा ये सोचो, तुम्हारा ब्रेन कितना बच जाएगा जिसको तुम इन्वेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन तुक्का फेंकने में। जब आप ऐसे करके मूव करते हो तभी मैं 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाता हूँ। वो स्टेटमेंट्स जो ऑब्वियसली सही हैं उन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अब जैसे जब मैं ये देखूंगा, जब ये मेरे हाथ में पेपर होगा, सो मेरा पेपर अगर मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, पूरा घसा होता है। सो उसमें एटसेट्रा पे ना सर्कल होगा, डेफिनेटली सर्कल होगा, क्योंकि एटसेट्रा ये कीवर्ड है। और वहां से सेकंड स्टेटमेंट अब मेरे लिए रिडंडेंट बन गया बिल्कुल ही, मैं एक सेकंड दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। एटसेट्रा इज द की, बोथ 1 and 2 आर द आंसर, ए इज द आंसर, और मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। ये मैंने दिया आपको लैंग्वेज का, ये लैंग्वेज का एग्जांपल है कि एटसेट्रा इज द की हियर, इवन दो उसको छुपाया गया है। इनफैक्ट यूपीएससी ने पूरा एटसेट्रा लिखा भी नहीं है, पूरी स्पेलिंग है ETCETER है, उन्होंने एटसेट्रा लिख के फुल स्टॉप डाल दिया, जो कि सो मतलब नॉन यूपीएससी ये यूजुअली करते नहीं है ऐसा। बट ठीक है, ये लैंग्वेज का एग्जांपल हुआ, एम्पिरिकल एविडेंस का एग्जांपल हुआ।
अगर मैं एक और वियर्ड से एग्जांपल दूं, यूपीएससी कई बार ये करता है, मेरे पास अभी आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। सो जो क्वेश्चन की नंबरिंग है, कभी किसने ये देखा है कि क्वेश्चन शफल कैसे होता है यूपीएससी में? ए बी सी और डी सेट में क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन शफल नहीं करता यूपीएससी, बट क्वेश्चन शफल करता है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में हर 10-10 क्वेश्चन का सेट होता है और उसको शफल किया जाता है। सो जो आपका 81 क्वेश्चन है वो किसी और सेट में 61 होगा, 41 होगा, 11 होगा, 1 होगा, बट वो 43 नहीं हो सकता, वो हमेशा 1 होगा। जो आपका 43 है वो 83 होगा, 63 होगा। बाद में जाके आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। इतने वियर्ड रिएक्शन दे रहे हो आप लोग, बट ठीक है, ये कर सकते हो। सीएपीएफ में 3 साल पहले तक 25-25 के गुच्छे पे शफल किया जाता था। सो 25-25 के बेसिकली 5 गुच्छे बनेंगे 125 पे, और उनको शफल किया जाता था। ये शफलिंग का जो मैं क्या बोलूँ, इस शफलिंग का, अगर आपने वो फिलॉसफी वाली बात समझी होगी, क्योंकि सेम टीम है मेंबर्स यूपीएससी की, ये मैं एक बार बता दूंगा कि यूपीएससी पेपर सेट कैसे करता है। ऑलरेडी मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को ये पता है। सो पेपर सेट कैसे करता है, जो मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक यूपीएससी कुछ सीनियर प्रोफेसर्स को लेके एक टीम हायर करता है, एंड वो लोग फाइनल पेपर सेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, टीचर्स को, रेप्यूटेड जो हैं, जिनकी इंटीग्रिटी हाई है, उनको अप्रोच किया जाता है। जो लेट से इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनसे कहा जाता है आप 8-10 सवाल दीजिए, ये है सिलेबस, ऐसा है पेपर, 8-10 सवाल दीजिए। वो 8-10 सवाल भेजेंगे, उनको नहीं पता उसमें से क्या सिलेक्ट होगा, क्या पता मॉडिफाई होके कुछ सिलेक्ट हो। वो 8-10 सवाल बना के भेज दिए। सेम उन्होंने 3-4 जगह से इकोनॉमिक्स के सवाल मांग लिए। अब उनके पास है ऐसे 35-40 सवाल आ गए हैं। उनका मन है कि सीएपीएफ में इकोनॉमिक्स का आई थिंक वेटेज है 10-12 के अराउंड है, पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है, 12-10 ऐसी है रफली। उनको जो मन करेगा उस 35 में से वो 10-12 सवाल उठा के डाल देंगे। अब वो जो कोर टीम है, सिर्फ उन्हें पता है कि वो कौन से 10-12 सवाल उठ के डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू देखा है, उन्हें ये पता है मार्केट में क्या चल रहा है, उन्हें ये पता है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। सो इन चीज़ों के बेसिस पे उनकी एक पीछे फिलॉसफी है पेपर बनाने की। वो चाहते, अगर वो चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ व्यूज़ में सुना होगा कि यूपीएससी बहुत एम्फेसिस डाल रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री पे ज़्यादा रिलाई ना करे बच्चे। ये सुना होगा, आईआईटी पे भी एक बार आया था कि किसी मिनिस्टर ने भी एक बार, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एचआरडी मिनिस्टर, तब उसको एजुकेशन नहीं बोलते थे, एचआरडी मिनिस्टर ने कमेंट किया था कि हम ऐसे पेपर बनाना चाहते हैं जिसमें कोचिंग इंडस्ट्री पे रिलायंस कम हो जाए। कैसे इंश्योर करोगे? उन टीम मेंबर्स को बोलोगे कि कुछ ऐसा बनाओ कि कोचिंग इंडस्ट्री पे रिलायंस खत्म हो, कम हो बच्चों का, ताकि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे भी प्रिपेयर कर पाए। सो आप ऐसे क्वेश्चन डालोगे जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वो ना फंसे, या रट्टू, जो रट के तो मतलब रट के आ जाते हैं लोग, वो ना आए। तो यहाँ पे ये चीजें काम आती हैं। सो या बैक टू द पॉइंट। सो अगर लेट से शफलिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो लेट से किसी क्वेश्चन का नंबर है 48, और 48 नंबर का क्वेश्चन, कोई भी सेट हो फर्क नहीं पड़ता, 48 क्वेश्चन नंबर का सेंटेंस है। यूपीएससी के यूजुअली ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि कुछ XYZ लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके आगे लिख दिया इट हैज वेरी रिसेंटली बीन सीन इन न्यूज। ये देखा होगा। अब इसमें ना दो तरीके से पूछा जाता है, इट हैज वेरी रिसेंटली बीन सीन इन न्यूज एंड इट हैज वेरी फ्रिक्वेंटली बीन सीन इन न्यूज। अब ये दोनों के दो अलग मतलब हैं, ये मैं बाद में कभी सिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या मतलब है इन दोनों का, और इनसे दो अलग आंसर निकलते हैं कई बार। सो अगर वो कह रहे हैं कि वेरी रिसेंटली बीन सीन इन न्यूज, और फिर अगर वो 4 ऑप्शन दे रहे हैं और आपने XYZ सुना ही नहीं है, इनफैक्ट मैं तो दे ही रहा हूँ XYZ, कैसे सॉल्व करोगे? कोई घंटा, सॉरी, कुछ आइडिया ही नहीं है आपको। पहला है ऑप्शन, इट्स अ टर्म रिलेटेड टू रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ नहीं पता, हम तो XYZ लेके चल रहे हैं। सेकेंड है, इट्स अ लेजिस्लेशन बाय यूरोपियन यूनियन इन फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड है, थर्ड तुम ले लो कुछ रैंडम, या ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई नया जजमेंट दिया है, उसके अंदर ये एक नई फिलॉसफी ऐड कर दी है, कुछ इस टाइप से। एंड फोर्थ आप किसी और से ले लो कि ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो अभी शेयर मार्केट क्रैश की वजह से न्यूज़ में था, और आपने चार, अब आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने XYZ सुना ही नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे? मैं क्या करता हूँ, मेरे को आता तो है नहीं। इस क्वेश्चन का नंबर 48 क्यों है? इसका ये मतलब है कि जिस भी आदमी ने 48 क्वेश्चन बनाया है
उसी बंदे ने, उन्हीं लोगों ने बैठ के तय किया होगा कि 46 क्या होगा, 47 क्या होगा, 49 क्या होगा और 50 क्या होगा। अगर 46 क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, 47 है अगेन साइंस एंड टेक का, 49 भी है साइंस एंड टेक का, 50 भी है साइंस एंड टेक का, या मान लो इसमें से 3 भी साइंस एंड टेक के हैं, सो मैं रेड बायोटेक्नोलॉजी मार के आ जाऊंगा। वो एनवायरनमेंट का सवाल कभी था ही नहीं। ये फील हुआ? इसके पीछे की लॉजिक समझ आ रहा है? क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ के नहीं आता क्योंकि मेरे पास इतने फट्टे हैं, अब इतने चीजें हैं और इतना अपनी एक्सपीरियंस अब हो गया है कि मतलब मैं, आयुष ने मतलब कुछ ना डायरेक्टली कुछ जंप डिड्यूस करा। कर ही लोगे आप। थोड़ा सो सा अगर और अगर अगर आप हमें पता जबरदस्ती खुद को चले पुश कि करोगे क्या तो कुछ ना कुछ आप आपका डेफिनेटली फैमिली डिड्यूस कर बैकग्राउंड था, लोगे। सो क्योंकि यही चीजें हैं, होता मैं है ना आपको कि यही सब कुछ कई सिखाना लोग चाहता जो है हूँ। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई लोग जो है बहुत रिच क्लास से आते हैं। आपका क्या फैमिली फैमिली बैकग्राउंड था? देन आपने कैसे जो है अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करा? सीएपीएफ के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? सीएससी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, देन हम्म। काफी सारे अटेम्प्ट देके जो है उनको लगता है कि एक रास्ता कोई मिल जाए जहां से थोड़ा सेफ हो जाए हम, क्योंकि काफी टाइम ले लेता है सीएससी। हाँ देन सच है। उनके लिए मतलब आप भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आते हैं कि सीएससी के लिए स्टार्ट करा, देन आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट यू डिसाइडेड कि अब थोड़ा सा एक सेफ हार्बर ले डाइवर्सिफाई ली जाए। करना हाँ, होगा। वो कैसे होगा? और जो बच्चे अभी हैं फाइनल स्टेज में हैं, अगले महीने इनका वो है पेपर है, तो इनको लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब टोटली स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए? और बच्चे कुछ अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो उसका वो ओके देखें। ओके 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 ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है हाँ सर, मैं पहले तो आपके चल वी क्वेश्चन स्टार्ट। आंसर कर देता हूँ ओके ठीक है। क्योंकि आपने ही काफी क्वेश्चंस पूछ दिए ऑलरेडी। ठीक। फैमिली बैकग्राउंड तो अब मैं एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ स्पेक्ट्रम पे पॉइंट करूं, बट वो दोनों एक्सट्रीम्स पे तो डेफिनेटली नहीं है। मेरे पापा जीएसटी में हैं, वो 2004 से इंस्पेक्टर हैं। एंड सो यही है, सो नॉट एग्जैक्टली वेरी हम्बल और नॉट एग्जैक्टली वेरी, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं है, बट ठीक है। सिविल सर्विसेज में हमेशा से करना चाहता था। फ्रैंकली मैं समस्तीपुर बिहार से ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ, सो जो लोग उस साइड से होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे इन चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है सो मेरे नाना जी का हमेशा से सपना था और मैं अभी भी आगे इसमें एफर्ट डालता रहूँगा, मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं। दैट वाज द ओरिजिनल मोटिवेशन। एज क्या है आयुष तुम्हारी? इस समय 26 है। 26 एंड आई थिंक 2 और 3 मंथ्स। मेरे को लगा 21 या 22 कुछ। बेयर मिनिमम एज है वो सीएपीएफ और सिविल में अप्लाई करने की, बट दैट्स फाइन। ये है। एंड देन सीएपीएफ की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो मैंने मेंस के साथ प्रिपेयर किया है। सो सिविल सर्विसेज के बीच में सीएपीएफ को डाला गया है, यूपीएससी ने जानबूझ करके डाला है। आई थिंक उसका पर्पस यही है कि अगर तुम्हारा प्री ना निकले तो सीएपीएफ में जंप कर जाओ अगर तुम्हारे पास एज है। उनकी फिलॉसफी मुझे तो यही लगता है यही है, और यही सही भी है। इनफैक्ट मैंने अभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक डीकेटी का एक वीडियो भी बनाया है स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए, बहुत डिटेल स्ट्रेटजी शेयर करते हुए कि जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है वो अब कैसे सीएपीएफ के लिए करेंगे। आई थिंक 42 डेज होंगे सर अभी। सो 3rd of August है। हाँ, तो रफली इतना होगा। सो ये इसी चीज पे है वो, और मतलब मैं इस पे अभी और थोड़ा लाइट डालूंगा। अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पॉइंट पे, सो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, मैं एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक 10% 20% तैयारी की है, बट उन्हें सीएससी का आता है या फिर सिविल सर्विसेज का आता है। सो बेसिकली उनका पेपर 1 पेपर 2 ऐसे मोटा माटी तैयार है। थोड़ी बहुत उन्होंने आंसर राइटिंग कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ ऐसे कभी लिखे हैं लाइफ में, या नहीं भी लिखे हैं तो एटलीस्ट पेपर 1 के बेसिक बुक से वो गो थ्रू कर चुके हैं। इन लोगों को मैं कहूँगा कि एक बार अगेन आप रिवाइज कर लो। इस बीच में ये 40 दिन बहुत लंबा गैप है, खास करके साइंस वाइंस तो भूल ही जाओगे। सो वहां से पहले एक बार तो डेफिनेटली गो थ्रू कर लो। पेपर सॉल्व करो, मॉक्स लगाओ खूब सारे, टेस्ट सीरीज खरीदो और पेपर लगाओ खूब सारे। खास करके पेपर 2। पेपर 2 की बहुत सिंपल एक बेंचमार्क क्या बोलूँ मैं, रूल है कि योर मार्क्स विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ योर एम्प्टी रिफिल्स। जितने पेन लिख लिख के घस घस के खत्म कर दोगे उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे तुम्हारे। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। लिखो, चेक करवाओ। सेल्फ इवेल्युएशन में कई बार दिक्कत आ जाती है, चेक करवाओ किसी मेंटोर से, सीनियर से, कहीं जहाँ पे भी एनरोल हो,
और उसके बाद और उसमें इम्प्रूवमेंट करो, उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करो। ये पेपर 2 है। पेपर 1 में पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू लेके बैठो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा प्रिंट आउट करो और टेबल पे दिन भर रहना चाहिए। सो जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका पीवाईक्यू देख लो। कई बार होता क्या, हम लोग किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां से सीएपीएफ पे हमने जंप किया है। इशू इसमें ये आता है कि क्योंकि डेडिकेटेड सीएपीएफ की तैयारी नहीं की है, सो आपको यही नहीं पता है कि सीएपीएफ किन सब्जेक्ट्स पे, किन टॉपिक्स पे ज्यादा चोट मार रहा है। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी का दिमाग में बना होता है लोगों के कि वेटेज ज्यादा है, क्योंकि यूपीएससी सिविल में 100 में से 14 सवाल आ रहे हैं, यहाँ 125 में से 10 सवाल बेयरली आ रहे हैं। सो यहाँ वो वेटेज नहीं है, प्लस ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। सो उतना एफर्ट पॉलिटी पे नहीं मारना है। साइंस के यहाँ पे लास्ट ईयर 26 सवाल हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 27 सवाल हैं, उससे एक पहले भी ऐसा ही कोई एक नंबर था। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का ऑलमोस्ट सेम वेटेज है। 27 सवाल बहुत ज़्यादा होता है 125 में से। सो ये ढंग से करो, और ये भी लो हैंगिंग फ्रूट है। सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी से आ रहा है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर वो किसी को नहीं आता रूम में, फिर आप मेरी टेक्निक ही लगाओगे घुमा फिरा के, तो फिर वो तो कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो ये भी अगेन लो हैंगिंग फ्रूट बन गया। सेम अगर मैं सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट की बात करूँ, इकोनॉमिक्स बहुत कम वेटेज है, 10 सवाल हैं, उसमें भी एक या दो सवाल कंफर्म है, बजट से आएगा। वो बजट आप उठा लो, विजन की 6 या 7 पेज की एक वो आती है, या अगर सर ने बना रखी हो तो बढ़िया है सर की ले लो, नहीं सीएपीएफ स्पेसिफिक। सो जो भी है वो 6-7 पेज, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं वो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच नहीं देखनी है इस पॉइंट पे, और ना कभी देखनी थी सीएपीएफ के लिए। बस वो देख लो, 6 पेज का वो बजट है, वहीं से एक या दो सवाल कंफर्म हो जाएगा। जो बेसिक किया है वो कर लो, माइक्रो नहीं किया है तो अब कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, ये सब कर लो। बाकी के सब्जेक्ट्स में और डिटेल में अगर बताऊं तो और सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक पॉलिटी, करंट अफेयर। करंट अफेयर का अगर मैं कहूँ, जो भी आपने किया है सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर करना होता है इसमें, साल भर का नहीं करना होता है। यूपीएससी 6 के अगर पीछे जाता है तो वो वैसे भी सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिसाइड्स वो 6 के पीछे रेयरली जा रहा है सीएपीएफ में फॉर द पास्ट आई थिंक 2-3 ईयर्स। सो 6 तक ही आपको वो जो क्या बोलते हैं, टाइम बेनिफिट एनालिसिस जो होता है ना, टाइम और मार्क्स का जो रेशियो है वो 6 तक सही है। उसके बाद आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा डलेगा, आउटपुट उतना मिलेगा नहीं। सो ये ध्यान में रखते, ये मुझे कैसे पता है, मेरे टेबल पे हमेशा पीवाईक्यू रखा रहता था। सो मुझे बार बार देखता था, मुझे पता है कि ये कब न्यूज़ में आया, कैसे आया। 6 महीने से मेरा मतलब है जनवरी टू जून, जुलाई में पेपर फॉर्म हो जाता है। अगर 3 अगस्त को पेपर है तो जुलाई में डेफिनेटली पेपर फॉर्म हो चुका होगा, अभी तो नहीं हुआ होगा, बट हाँ जून तक आपको करना होगा। ये पूरा कर लो, ये 6 महीने किसी सीएपीएफ स्पेसिफिक कोचिंग से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना कहीं और से तुमने ऑलरेडी कर लिया है तो बस उसके यही 6 महीने रिवाइज कर लो। साल भर का कंपाइलेशन लेके बैठने की मैं पर्सनली मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा। 6 महीने को 3 बार कर लो, साल भर को 2 बार करने से अच्छा है 6 महीने को 4 बार कर लो, वो ज़्यादा अच्छा देगा, ज़्यादा आउटपुट दे देगा। और उसमें ध्यान रखना, डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करना। डिफेंस से मेरा मतलब है कि कोई नया टैंक आया है, कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में है, कोई नया ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर तो देखो सबको आता है, तो वो यूपीएससी पूछेगा ही नहीं। कोविड के ईयर में उसने कोविड पे सिर्फ एक सवाल पूछा था 100 में से। सो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यूपीएससी को पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, और लोग कोविड की बुकलेट्स रट के जा रहे हैं 100-100 पेज की, कि इससे तो आएगा ही। और एक सवाल आया, वो भी हिल नहीं रहा था लोगों से, नहीं तो फिर जिसको आता था वो तो उसने तुरंत ही मार दिया। और वो भी ऐसा ही था, एस 2 किससे रिलेटेड है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस किया, कुछ इसी टाइप का था। सो वो वैसा था। सो एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स जो भी न्यूज़ में है, कामिकाजे ड्रोन्स आई थिंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस समय, सुसाइड ड्रोन जैसे बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं डिफेंस, ये मेजर एक्सरसाइज और ऑपरेशन, ये सब देख लो। एनवायरनमेंट का वेटेज नेग्लिजिबल है यहाँ पे सो बस बायोलॉजी की, जो क्लास 12th की बायोलॉजी का लास्ट का पोर्शन है ना, आई थिंक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करके, वो 50-60 पेज है, बस उसको देख के जाना, उसको अच्छे से देख लेना। और पीवाईक्यू में जो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी बार बार रिपीट हो रहे हैं, या जो इसमें होता क्या है, अगर यूपीएससी ने लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर था ए, तो बी सी डी क्या है ये देख लेना। नेक्स्ट ईयर वो बी सी डी से ही बनाएंगे। उस टेबल पे फाइनली, जो उस टेबल पे लोग बैठे हैं जो पेपर फॉर्म कर रहे हैं, उनकी ये हैबिट बन गई है यूपीएससी के हर एग्जाम में, कि वो
BCD ही, मतलब वो उन्हीं को रिसाइकल कर रहे हैं, अपने ही पेपर्स को बार बार रिसाइकल कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन से दोबारा नया से एक सवाल बना देते हैं जो ऑप्शन सही आंसर नहीं था। सो ये सब देख लेना पिछले 3 साल 4 साल के, मोटा माटी आपको आइडिया लग जाएगा। एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, सो मैं उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस भी नहीं डालूंगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री का वेटेज फ्लक्चुएट हुआ है, बट वो 15 से 20 ही है। आई थिंक लास्ट ईयर वॉज 15, ईयर बिफोर वॉज 20, एंड 2022 में इट वॉज 17 और 18। सो वेटेज यही है। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों का बराबर वेटेज है। सो अगर आप मॉडर्न करके खुश हो रहे हो कि एंशियंट मिडिवल स्किप कर दिया जा सकता है, तो नहीं, इसमें इशू क्या है, एंशियंट मिडिवल लो हैंगिंग फ्रूट यहाँ पे भी है। सो तुम नहीं करोगे, बट कोई और वो डेफिनेटली सही मार के आएगा। सो जो सिविल सर्विसेज वाली जनता है, वो थोड़ा यहाँ पे बेवेयर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वो लो हैंगिंग फ्रूट की तरह ट्रीट कर रहा है उसे यूपीएससी। एंशियंट मिडिवल अच्छे से देख के जाना। आर्ट एंड कल्चर की वो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स क्लास 11th भी एक बार देख लेना। उसके एटलीस्ट फोटो के नीचे की इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब पसंद है यूपीएससी को, वो वहीं से बहुत ज़्यादा सवाल बना रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आप कर लो। उसके बाद आई थिंक या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मेरे पास एक क्या बोलूँ, इनसाइट बोलूँ, पीवाईक्यू एनालिसिस से कुछ निकल के मैंने देख रहा था, तो मेरे को अब मेरे फ्रेंड्स जो दे रहे हैं उनके लिए मैं पीवाईक्यू देख रहा था। सो वहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, हर 3 साल पे एक जंप आता है, एक शिफ्ट आता है, टेक्टोनिक शिफ्ट विद इन ज्योग्राफी। ना ज्योग्राफी का शेयर अगेन वही है, 15 20 21, पिछले 3 साल का मैं डेटा दे रहा हूँ, हिस्ट्री जितना ही है। बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फिजिकल पे यूजुअली होते हैं। सो फिजिकल में भी फंडामेंटल्स ऑफ, जो क्लास 11th की दोनों बुक्स है उन्हीं से आएगा। उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी का फंडामेंटल वाला, जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, उससे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे पिछले 2 साल से वेटेज कम रखा गया है। थिंक दो नहीं, पिछले साल और इस साल, हाँ, 24 एंड 23, इन 2 साल वेटेज कम था। सो मैं और पीछे गया और मैंने रियलाइज किया कि हर तीसरे साल इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th का बाउंस बैक करता है। ये है वो तीसरा साल। सो अब मे बी अगर वो पेपर बना रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि हमें ये पता है, तो फिर इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है क्योंकि इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी गोइंग बाय द ट्रेंड्स बाउंस बैक करेगा। लास्ट ईयर का पेपर एक बार मेरे कहने पे देखना, तुम्हें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी नहीं मिलेगी, ह्यूमन ज्योग्राफी बेयर मिनिमम मिलेगी। और इस साल इसीलिए वो बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वो नहीं पूछा गया है और बच्चे छोड़ देते हैं। सो यही रीज़न है। सो ये आप करो, वो बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट ये मत कर देना कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ठीक से नहीं किया है। जस्ट इन केस हम सब साथ में गलत हुए तो फिर वो सुसाइडल मिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये देख लेना। एंड देन क्योंकि आई नो कि मैथ्स एंड जनरली होता रीजनिंग। है, स्पेशली मैथ्स एंड यूपीएससी रीजनिंग, अब में। मुझे नहीं पता आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, तो एसएससी वालों के लिए बहुत ईजी है और सिविल वालों को मैं कहूँगा कि सीसैट के पेपर को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ डिफिकल्टी के बेसिस पे, सो 60 के बाद के जो लास्ट के 20 क्वेश्चन बचते हैं डिफिकल्टी लेवल में, वो लेवल यहाँ पूछा जा रहा है। सो इसको ध्यान में रखना, इसके पेपर एक बार देखना। इसका वेटेज, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, लास्ट ईयर जंप किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर 14 था, लास्ट ईयर 14 से बढ़ के उसको 20 कर दिया गया था। सो इस बार वेटेज क्या होगा, अब 20 के बियॉन्ड तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि होगा, बट वो इसी बीच में वो नंबर फ्लक्चुएट होगा। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16 17 इसी के आसपास, कुछ 14 से 20 के बीच में, 16 मेरे को लग रहा है कि इस बार होना चाहिए। सो वेटेज इतना ही है। बट अब ना वो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं यूपीएससी, इन्होंने सीसेट में भी हिस्सा ले किया है, सीसेट सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें उन्होंने डाइवर्सिफाई किया गया है। और आई थिंक सेम अगर बोर्ड पेपर बना रहा है, सो वो सेम फिलॉसफी यहाँ भी अप्लाई करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सीडीएस, सिविल सर्विस, इनके पेपर दे लो, क्योंकि वो सेम ही कई बार बोर्ड पेपर बनाता है और फिर वो सेम सवाल रिपीट हो जाते हैं। सो ये बेसिक, ये प्रेमाइस है इस स्टेटमेंट का, जिसे बहुत कूल बना के डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिया जाता है आप लोगों के सामने। सो अब मैं लगता है वेरी ज़्यादा नाइस। राज खोल रहा हूँ बट ठीक है डाइवर्सिफाई से मेरा मतलब है ये जो फिलॉसफी पिछले कुछ साल से फॉलो हो रही है कि कोचिंग इंडस्ट्री को कर्ब कैसे किया जाए। सो इस पे ये सीसेट में ऐसे अप्लाई होता है, एप्टीट्यूड के पेपर में,
एप्टीट्यूड के पेपर में मैथ्स कायदे से नहीं पूछी जानी चाहिए। मेरी मैथ्स वीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, मैथ्स वीक है। सो एप्टीट्यूड के पेपर में आप फॉर्मूले नहीं पूछ सकते हो। ये एक बेसिक प्रेमाइस है, एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड ही चेक होना चाहिए। ये तब होगा जब आप पेपर को डाइवर्सिफाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को टच करोगे। सो जब आप ज़्यादा टच करते हो, सो आप कुछ ऐसा बनाओगे पेपर जिसमें फॉर्मूले लगे ही नहीं। सो ये कैसे पॉसिबल है? बेसिक एरिथमेटिक, इन पे चोट मारो, प्राइम नंबर्स, इन सब चीज़ों पे जब आप ज़्यादा चोट मारोगे, यूपीएससी करेगा। जब इन पे ज़्यादा सवाल बनेंगे तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी के लिए भी प्रैक्टिस करके घर से आने में, या फिर कुछ वो आपको वहीं बैठ के सोचना होगा। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, इनफैक्ट लास्ट ईयर का पेपर एक बार निकाल के देखना, बेसिक अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम, इस पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया है। क्योंकि ये आप घर से प्रिपेयर करके नहीं आ सकते, ये आपको वहीं बैठ के सोचना होगा। कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें नहीं लग रही है, बैठो सोचो। सो यही चीज़ है। सो दिस इज आयुष, अबाउट। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी सिविल की प्रिपरेशन करता था, बच्चे पढ़ाई पे ज्यादा जोर देते हैं और ये सब चीजों पे कम देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने यही यूपीएससी काम के किया। पीछे पड़ गए थे कि कैसे बना रहा है वो पेपर। मैंने दिल पे ले लिया, 3 बार प्री नहीं निकला, मैंने दिल पे ले लिया फ्रैंकली। क्योंकि बहुत ज्यादा एमसीक्यू यार सॉल्व किया यार मैंने लाइफ में। तो 1.25 लाख मजाक है क्या? मतलब बहुत सारा किया है। उसके बावजूद पेपर कैसे नहीं निकल रहा है? तो फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ठीक है, गलती मेरे में है। अगर मैं थोड़ा वेगली डिफाइन करूँ ना कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में हुआ क्या था। मैं थर्ड में क्या क्या था तुम्हारा, मतलब वही सेम एक क्वेश्चन से रुका था। प्रीलिम्स? हाँ, प्रीलिम और से एक फोर्थ क्वेश्चन में, से। फोर्थ में 39 मार्क्स से पेपर निकला था। मतलब मूड जो कट ऑफ गई थी उससे 39 मार्क्स हाँ, मैं ज्यादा थे। कट ऑफ से 39 मार्क्स ऊपर था। सो इट्स ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा, ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। सो ऐसा नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूँ कि अगर मैं उसको वेगली बताऊँ, तो मैं हर बार ना अपना, अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ, मैं हर बार अपना कैसल डिफेंड कर रहा था यूपीएससी के अटैक से। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि मैं अपनी प्रिपरेशन में देख रहा था कि मेरे में कहाँ फॉल्ट है। और यूपीएससी कहीं कुछ अजीब ना पूछ दे, कहीं कुछ वियर्ड सवाल ना पूछ दे, तो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। इस बुक से सवाल आ रहे हैं तो वो वाली बुक भी कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम कर ली, बिपिन चंद्रा भी कर लो क्योंकि उससे सवाल आ गया। तो जब आप ऐसे फैलते हो तो फिर वो लिटरली रायता फैल रहा होता है। वो आप फिर आप लास्ट में उन चीज़ों को समेट नहीं पाते, और अगर आपने सब कुछ कर भी लिया तो भी वो कुछ ना कुछ अजीब कर ही देगा। यूपीएससी बीइंग यूपीएससी वो कुछ कर देगा। और तभी कट ऑफ 100 भी नहीं टच कर रही है पिछले कई सालों से। सो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनी पूरी चेंज की, और मैंने सोचा कि अब ना अपना कैसल छोड़ो डिफेंड करना, यूपीएससी के कैसल पे अटैक करते हैं। फिर मैंने देखा, देखो, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो यूपीएससी भी कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा। तो मैंने उसी के पीवाईक्यू निकाले और मैंने कहा अब देखते हैं कि ये अपने क्वेश्चन पेपर में क्या गलतियां कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया क्वेश्चन नंबर 48 एटसेट्रा। सो इसकी फिलॉसफी क्या है? आई थिंक इसकी फिलॉसफी अभी पब्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये, बट ठीक है। तुम्हें ठीक लगे? सो बेसिकली आइडिया ये था कि उनके कैसल पे अटैक करो। ये देखो कि उनके क्वेश्चन पेपर में क्या फॉल्ट्स हैं, वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और उस पैटर्न को अगर मैंने डिकोड कर लिया तो मुझे बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के रिवर्स इंजीनियरिंग ही तो करनी है। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49, 50 एक साथ एक दिन एक बार में डिजाइन हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही सब्जेक्ट है। सो आंसर साइंस ही होगा ना उसका। तो ये, अब ये जब मैंने ये डिड्यूस कर लिया कि हर 10-10 के क्वेश्चन पे शफल हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता 5% से ज़्यादा लोगों को या 10% से ज़्यादा लोगों को पता होगा। बट ये मैंने बैठ के देखा कि ABCD में डिफरेंस क्या है सेट में। यूपीएससी ऑप्शंस कभी जंबल नहीं करता। कुछ एग्जाम्स, कुछ पीसीएस करते हैं जंबल, यूपीएससी ऑप्शंस कभी जंबल नहीं करता। उसके पीछे भी ये साइंस है, मैं बाद में कभी आपको लोगों को इसका मतलब सिखाऊंगा। क्या है, यूपीएससी ऑप्शन जंबल नहीं करता? जैसे कुछ स्टेट पीसीएस हैं, अब मेरे को नाम नहीं याद है, बट वो क्या करते हैं, ABCD को, आपके पास अगर ABCD आया है, सो नेक्स्ट बंदे के पास जो A होगा वो C होगा, वो जो ओके, C है अच्छा वो A अच्छा, होगा। ठीक है ठीक है। सो उसके क्वेश्चन का पहला ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, सेकेंड होगा A करेक्ट। सो अगर आप इशारों में पूछ रहे हो किसी से कि रेड बायोटेक्नोलॉजी वाले का आंसर क्या है, सो वो 1 बोल दे तो आप A मार दो, ये ना हो। इसके लिए ये इंश्योर किया जाता है। यूपीएससी ये नहीं करता। वो ABCD जो सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में है। इसको भी एक्सप्लॉइट करो ना। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें पता है, स्टेट पीसीएस नहीं दे रहा।
ये भी पता है, इसको भी एक्सप्लॉइट करो। वो बी ही क्यों है, वो ऑप्शन बी क्यों है, वो ऑप्शन सी क्यों नहीं है। मैं तो ये भी खेलता हूँ। जब आप 125 के 125 मारोगे ना, तो फिर आपको सारे पैतरे आने चाहिए। तो वहां पे आप जाके कुछ कुछ खेल पाओगे, और फिर आपको पता चलेगा। यार देखो, 150 नंबर लाना ना इजी नहीं है। बैंड बज जाती है वहां, वो 2 घंटे में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्योंकि आपके दिमाग का एकदम लास्ट न्यूरॉन तक एकदम थका हुआ है, अब वो एकदम ऐसे हो गया कि बस अब मुझे कुछ पानी या खाना कुछ दे दो। सो वो डिफिकल्ट होता है, बट इसकी प्रैक्टिस करो और वहां पे जाके वो दिखेगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। मैं अकेला 150 प्लस नहीं हूँ, इस साल और भी होंगे डेफिनेटली। कंसिस्टेंटली 150 वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। सिविल में भी मेरे ठीक है 39 मार्क्स ऊपर है, मैं एक को जानता हूँ उसके 45 नंबर ऊपर थे। सो ऐसे लोग हैं, और वो ऐसे ही ला रहे हैं। बुक्स सब पढ़ते हैं, बट पेपर कैसे खेलना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते, सॉल्व कैसे करते, पेपर के पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये यूजुअली लोग शेयर नहीं करते हैं। So, यहाँ ये एक थोड़ा ना चैलेंज है। तो यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ओके, क्वेश्चन लोगे आयुष? हाँ, अगर आई चाहो तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई थिंक आपने एक हाँ बार। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक So, है, राहुल, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? so, इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू का मेरा पेपर एक्सपीरियंस। पेपर का तो अच्छे से हमने देख लिया कि ओके पेपर का ओके। एक्सपीरियंस पेपर वालों का खराब था, तुम्हारा बहुत अच्छा था। राइट, ठीक है। पेपर को एक्सप्लॉइट कर लिया। यार इंटरव्यू जब पता है इंटरव्यू तो फिर इंटरव्यू करो। कैसा था आपका? इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू का मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये मेरा यूपीएससी भवन में पहला इंटरव्यू था, दिनेश दासा सर का बोर्ड था। एंड देखो, डर तो वहाँ लगता है क्योंकि तुम उस चेयर पे बैठने वाले हो जिस पे कंट्री की एंटायर ब्यूरोक्रेसी, राइट फ्रॉम कैबिनेट सेक्रेटरी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ जो भी लेवल 10 पे घुसे हैं, वो सब उसी चेयर पे बैठे हैं, नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं हुए। सो ये जब इस वेट के साथ आप जब उस चेयर की तरफ मूव करते हो तो थोड़ा धक धक होता है। प्लस उनके दरवाजे भी 12-12 फुट के हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत डरावना हो जाता है। बहुत भारी और बहुत बड़े दरवाजे हैं, बट ठीक है। इंटरव्यू, थैंकफुली मैं इसमें लक बोलूंगा, मैं पता नहीं लक ही है ये। उन्होंने जाते ही दासा सर ने सबसे पहला, ये छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊंगा। सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा कि आपने, मैंने बेसिकली बीए प्रोग्राम किया विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एज माई सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने पूछा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ही क्यों लिया, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम में था 12th में। सो ये उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिंपली बोला कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ही क्यों लिया। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, अगर आर्ट्स में जब कर ही गए थे तो यही क्यों लिया। सो मैंने उसका जवाब दिया कि और वहाँ ना ऑथेंटिक जवाब दो। अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा इंटरव्यू के लिए। सो उसमें ऑथेंटिक जवाब से मेरा मतलब है कि सच बोलो, जहां तक अवॉइड, फालतू में झूठ नहीं बोलना, वो पकड़े जाओगे। वो 35-40 साल से यही काम कर रहे हैं, झूठ पकड़ना है उनका काम है। तीन तो आई थिंक, दो तो डेफिनेटली वहाँ आईपीएस थे, और बाकी एक साइकोलॉजिस्ट होंगे और दो मेंबर थे उनके अपने। सो मैंने जवाब दिया कि सर मेरे को जियो पॉलिटिक्स, इंटरनल इंडिया की पॉलिटिक्स, इन सब में ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्ट था। सो उन्होंने बोला ऐसा क्यों। मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। सो ही सेड इस साल मिला के कितने टाइम हो गया तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। सो आई सेड 17 साल। आई हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 17 years नाउ डेली। सो वन ऑफ द मेंबर्स वाज विजिबली इम्प्रेस्ड। और उसके बाद फिर वो वहां से उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। अब मुझे नहीं पता इंटरव्यू में कितने नंबर है क्या है, सो ये सब थोड़ा वेग होने वाला है। बट उसके बाद जो पहला क्वेश्चन आया वो था कि कनाडा के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल था। एंड आई वाज लाइक ठीक है। मतलब, और अब ये ना जेन्युइन, अगर आपको किसी का चेक करना है कि वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है या नहीं। सो ये मैंने एक तरह से हॉबी अपनी बता दी। ऑल्दो मेरी इसके अलावा दो और हॉबी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने को मैं कभी हॉबी कंसिडर मैंने नहीं की। बट उसके बाद हर ऑलमोस्ट हर मेंबर ने मेरे यहाँ चेक किया है कि ये न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। सो पहले सर ने चेक किया है, बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो मैंने इस पे आई कैन कॉन्फिडेंटली से एकदम 6 मारा था। इसका आंसर मैंने बहुत ब्यूटीफुली फ्रेज करके बोल दिया। सो उसके बाद दिनेश दासा सर ने इकलौता जो पूरे इंटरव्यू में पोकर फेस उन्होंने अपना चेंज किया और स्माइल किया, वो बस इसके रिस्पॉन्स पे था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इन कनाडा इलेक्शन। उसके बाद फिर सर और कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। फिर आई थिंक सेकंड मेंबर ने मेरा डेफ एफ चेक किया। डेफ चेक करने से मेरा मतलब है कि वो डेफ पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। डेफ इज डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आप हॉबी, आपके स्कूल के अचीवमेंट जो भी आपने भरे हैं, उसको क्रॉस चेक किया गया।
सो अलग अलग तरीकों से, इन तरीकों से कि आप झूठ अगर आप बोल रहे हो तो तुरंत पकड़ा जाएगा। सो ये उनको आता है, उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया। थर्ड मेंबर जैसे ही आए, उन्होंने बोला कि अब उन्होंने प्रिज्यूम किया कि अगर कोई 17 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसको लत होगी, तो उसको एडिक्शन होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। आज इंटरव्यू वाले दिन, जब मेजॉरिटी लोग इतनी सुबह सुबह इंटरव्यू नहीं पढ़ के आए हैं, तो भी ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के आए तो भी ये पढ़ के आया होगा, क्योंकि इसको तो आदत है ना। और यूपीएससी भवन में आपको न्यूज़पेपर मिलता है जो वेटिंग एरिया है, एंड मुझे एक्चुअली में आदत है तो मैंने पढ़ी। उन्होंने फ्रंट पेज स्किप किया, वो गए चौथे पेज की एक न्यूज़ आर्टिकल मुझसे पूछ लिया, और मैं पढ़ के गया था, मैंने बता दिया। सो वो भी खुश हो गए, फिर लास्ट में उन्होंने भी गुड गुड बोला था। फोर्थ मेंबर ने अगेन न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया। सो आप क्या बोलते हो वो सच है, तो फिर आपका इंटरव्यू बहुत इजी हो जाएगा और बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं आपको सिलेक्ट करना, वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। रिजेक्शन होगा ओवरऑल मार्क्स के बेसिस पे, बट वो सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। सो एकदम रिलैक्स होके जाना, एकदम क्या बोलूँ मैं, ऑर्गेनिक कॉन्वर्जेशन होती है, आपको फील भी नहीं होगा एकदम। थोड़ी देर में तो आप भूल ही जाओगे कि कुछ एक अलग भी कुछ चल रहा है, एकदम ऐसे लगेंगे कि शादी में चार लोग मिल गए हैं सीनियर से। बहुत सीनियर, बहुत समझदार, और आप बस बात कर रहे हो। आप भूल जाओगे कि भाई ये इवैल्यूएशन भी हो रहा है और नंबर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, और कुछ परसेंटेज में वो नंबर आपके फोटो के पीछे लिखने वाले हैं। तो ये मैंने बोल दिया तो बता देता हूँ। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी होती है, उसके पीछे आपके साइन और नाम रोल नंबर लिखवाया जाता है। उसी के पीछे यूपीएससी का जो भी चेयरमैन है, उस बोर्ड के जो चेयरमैन है, यूपीएससी मेंबर होते हैं वो आपके परसेंटेज में नंबर लिखेंगे। परसेंटेज में वो लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बैक टू बैक इंटरव्यूज लेते हैं। सो सिविल सर्विसेज का उन्होंने इंटरव्यू लिया है, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू 275 नंबर का है, 275। उसके बाद फॉरेस्ट का इंटरव्यू है, फॉरेस्ट का इंटरव्यू 300 नंबर का है। उसके बाद सीएपीएफ का हुआ है, सीएपीएफ 150 का है। सो उनको याद नहीं रहता कि कितने का है और क्या देना है। सो वो परसेंटेज में खेलते हैं। सो वो आपको परसेंटेज दे देंगे 66%, कि हमें इसकी पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई, ये इस लायक है, ठीक है। सो अब वो बाकी क्लैरिकल काम है कि 66% जो भी है ओवरऑल का, आपको उस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। सो ऐसे ये मार्केंगे, ये इंटरनल बात है ये। आई थिंक नोटिफिकेशन में तो डेफिनेटली नहीं है। तुम्हें कैसे बताते? अब मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ तो ठीक है। ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली में है, वो परसेंटेज में नंबर देते हैं। सो ये है। और अगर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊं, सो एक और चीज़ जो मेरे फेवर में बहुत ज़्यादा काम की, वो ये था कि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया था अपने नोट्स। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे नोट्स 200 पेज से ऊपर के थे इंटरव्यू के। और बहुत अच्छे से एक एक, मतलब मेरे जो क्या बोलूँ, एक एक नाउन जो मेरे डेफ में है वो सब मैंने प्रिपेयर किया था। सो आप लोग भी रिलैक्स मत होना, फिजिकल मेडिकल जैसी हो जाए, क्वालिफाई हो जाओ आप लोग, रिलैक्स मत होना। फिजिकल मेडिकल का आई थिंक रिजल्ट ये सब रैप अप हो जाता है अर्ली जनवरी। 2-3 साल से यही ट्रेंड चल रहा है, अर्ली जनवरी तक ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी या लेट दिसंबर। इंटरव्यू होगा सिविल और फॉरेस्ट के बाद, फॉरेस्ट का इंटरव्यू 7-8 दिन ही चलता है, 8 या 9 दिन चलेगा। सो इंटरव्यू आपका हो जाएगा, मई वे तक चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप रिलैक्स मत करना, चीज़ें अपने बारे में, वो अपनी हॉबीज़ ये सब देखना शुरू कर देना। और हॉबीज़ आप ऑलरेडी भर चुके होगे टैफ में, सो वो देख लेना कि अब जो भर दिया वो तो भर दिया, अब उसको ठीक से प्रिपेयर करना है। सो मैंने अपना पूरा डेफ प्रिपेयर किया, मैंने उन लोगों का भी डेफ प्रिपेयर किया। उन लोगों के डेफ से मेरा मतलब है कि जो भी चेयरमैन, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, यही चेयरमैन बनेंगे आपके बोर्ड के, यही लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। इनके कुछ, अगर आप पिछले ट्रांसक्रिप्ट्स देखो, टेलीग्राम पे ऐसे चैनल्स हैं जो ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोडेड हैं वहाँ पे। सो अगर आप उनके ट्रांसक्रिप्ट्स देखो तो आप रियलाइज़ करोगे कि इनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं: एआई, चाइना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, ये सुमन शर्मा मैम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछती हैं। सो ये उनके फेवरेट है, ये भी कर लो। क्योंकि कई बार वो, अगर आप इस आर्क में कहीं भी आए, कहीं से भी अगर वो चाइना का बन रहा है, चाइना पे जंप किया जा सकता है, तो वो मेंबर जंप कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। जियो पॉलिटिक्स वगैरह अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है, वो तुरंत जंप कर जाएंगे। सो आपको उनका भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना होगा अपने डेफ के बियॉन्ड। सो ये सब कर लेना। जब आप ये सब करोगे, फिर करंट अफेयर करोगे, सब कुछ करते कराते आपके वो 200 पेज हो ही जाते हैं। फिर अब बारी है इन सबको रट्टा मारने की। सो ये पूरा अच्छे से रट्टा मार के जाना। एक्सटेंसिव नोट्स इज समथिंग विच रियली हेल्प मी। आगे सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा कि जो भी आप अपने आंसर्स देना ना, उसको पर्सनल टच देना। पर्सनल टच वहाँ पे नहीं आता है, घर से बना के जाना होता है।
पर्सनल टच से मेरा मतलब है कि जैसे मुझसे एक सवाल पूछा गया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरा सीआईएसएफ था, सीआईएसएफ ही पहली प्रेफरेंस क्यों है? सो उसके जवाब में, अब ये सवाल वो इस हफ्ते पूछ चुके हैं, समझ लो एक हफ्ते में उन्होंने पूछ लिया है, ऐसे 40 बार तो डेफिनेटली पूछ लिया होगा। तुम्हारा जवाब अलग क्यों होगा? वही वो घिसे पिटे जवाब है, वो कोचिंग वालों ने लिख के दे दिया है कि सीएसएफ फर्स्ट चॉइस क्यों है, उसके वही 5 पॉइंटर्स हैं। मैं अभी भी बोल सकता हूँ, कहीं बाद में जब देखोगे, कहीं से भी नोट्स उठाओगे, किसी भी टॉपर कहीं से भी, वही 5 पॉइंट है घिसे पिटे। वो सुन सुन के वो उब गए हैं। तो पर्सनल टच यहाँ पे काम आता है। वो ऑथेंटिक लगेगा ही नहीं आंसर, इवन दो तुम एक्चुअली में बिलीव करते हो उन 5 पॉइंट्स में। सो वहां पे उनको ऑथेंटिक चाहिए। सो जैसे मैंने इसका अपना पर्सनल आंसर डाला था कि मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर सीएसएफ की 5th रिजर्व बटालियन है। सो मैं 20 साल से वहीं रह रहा हूँ। सो मैंने हमेशा, सो बेसिकली मैंने उनको देखते हुए मैं ग्रो किया हूँ। सो मेरा सीएपीएफ एसी एग्जाम देने का मोटिवेशन ही सीआईएसएफ था, क्योंकि मैंने उन्हें देखा, फिर मैंने उन्हें दिल्ली मेट्रो में देखा, फिर मैंने उन्हें एयरपोर्ट्स पे देखा है, पार्लियामेंट के बाहर देखा है। सो मैं उन्हीं से मोटिवेट होके मैंने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया। सो दिस वाज कन्विंसिंग। सो ये वो पर्सनल टच देना है, कुछ आपका अलग, कुछ आपकी ऑक्यूपेशन से, आपके बैकग्राउंड से कुछ। सो ये कोशिश करना हर आंसर में आ पाए कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें जेनरिक चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें एलेक्सा नहीं चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन 5,000 रुपये में खरीदी जा सकती है अमेजोन से। उन्हें कुछ आदमी चाहिए, ठीक है, ढंग का लॉजिकल रैशनल आदमी। वो उनको दिखना चाहिए वहाँ पे। ये सब चीज़ें करो। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये यार मेरे लिए थैंकफुली ये इशू नहीं था, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है बोलते टाइम। वो इंग्लिश कई बार बुलवा लेते हैं, कई बार क्या, यूजुअली इंग्लिश में ही पूरा कॉन्वर्जेशन होता है। अगर आप हिंदी माध्यम चुनते हैं तो भी वो कई बार इंग्लिश में पूछ लेते हैं, कोई एक मेंबर कई बार कर लेते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे कहा है कि ये इशू आता है। सो इसमें मैं यही बोलूँगा कि मेरे साथ ये इशू नहीं था, क्योंकि मैं सोचता ही एक्चुअली इंग्लिश में हूँ। सो मेरे लिए वो हिंदी डिफ़िकल्ट है ऑफिशियल जगह पे बोलना, इंग्लिश ही मेरे लिए नेचुरल है। बट जिनको ये डिफ़िकल्टी है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 महीना पहले तो शुरू हो जाना, प्रैक्टिस करना, कोई एक दो फ्रेंड पकड़ लेना, उसके साथ इंग्लिश में ही बात करनी है फ़ोन कॉल पे। ये मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ किया था। और अगर, और जिस समय मॉक इंटरव्यू है या इंटरव्यू है, उससे पहले 5 मिनट पहले, जहाँ पे भी आपका वेटिंग एरिया, सोफे वोफे पे बैठे हो, आपस में 2-3 लोग इंग्लिश में बात करो। वो हिंदी में भी कर रहा, आप इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करो। एक बार वो फ्लो बन जाएगा ना, 4-5 मिनट की बात है, वो फ्लो बन गया, उसी रिदम में घुस जाओ इंटरव्यू देने। और वहां पे ना आपको नंबर असाइन होता है, तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट आपका है। सो आपको पता है कि नंबर 3 गया, अब नंबर 4 मेरे को कॉल आएगा कभी भी। सो आप शुरू हो जाओ, उसका 20-25 मिनट जो है इंटरव्यू चलेगा, आप शुरू हो जाओ। ये चीज़ है, अपने वीडियोस को एनालाइज करना होता है मॉक इंटरव्यू के। ये एनालिसिस मेरे को किसने सजेस्ट किया था कि बहुत बढ़िया है, एक बार आप अपने वो वीडियो चलाओ और अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी आवाज़ सुनो उस वीडियो में। और क्योंकि एक्चुअली मैं ये नहीं कर पाता था, सो थैंक्स टू माय सिस्टर, वो मेरे वीडियो एनालाइज करके उसने सब कुछ करके दिया मेरे को। मैं अपनी ही आवाज़ नहीं सुन सकता। सो ना मैं अपने आप को देख सकता हूँ ऑन कैमरा, मेरे साथ इशू है। सो वो मेरे साथ ये करती थी। सो उसने ये ऐसा एनालिसिस किया था, आप अपनी वॉइस पे सिर्फ फोकस करो, आंख बंद कर दो, देखना ही नहीं है बॉडी लैंग्वेज। वो इंटरव्यू चलाओ, अपने बस आवाज़ सुनो, टोन, ये चीज़ें, बाकी की चीज़ें, एंड यू विल रियलाइज कि क्या दिक्कत है। वो ना ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, वो सुनाई देगा, क्योंकि अब आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो। सेम इंटरव्यू दोबारा चलाओ, म्यूट कर दो और सिर्फ खुद को देखो। अब आपको दिखेगा कि यार ये हाथ ज़्यादा हिल रहा है, ये ना, ये मैं ये पता नहीं कहाँ, एक ऊपर ही कहीं कुछ अलग देख रहा हूँ। सोचते टाइम में इतना ऊपर क्यों देख रहा हूँ, नीचे देखो ना, ये सामने देखो, बगल में देखो, ये कहाँ देख रहा हूँ मैं। ये तब पता चलता है जब आप नॉर्मल देखते हो लोगों को, तो आपको लगता है ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा है। बट जब ये एक एक चीज हटा हटा के देखते हो, तो फिर लगता है यार ये तो क्या ही हरकत हो, ये हाथ कहाँ जा रहा है, ये इधर इतना ऊपर क्यों चला गया था, इसको वापस लाओ। सो ये चीजें तब हिट करती हैं, वरना वो फ्लो फ्लो में दिखती नहीं है। सो ये मैं एनालिसिस के दो तरीके बता रहा हूँ कि एक बार सिर्फ वॉइस पे फोकस करो और दूसरी बार सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करो। सो आप ऐसे कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट इंटरव्यू, आई थिंक इतना ही है। जैन सर। जय हिंद। सर अभी मुझे आप पूछना, सर जैसे कि पता है अभी 40 दिन रह गए हैं, तो मुझे मॉक टेस्ट और ये पीवाईक्यू का क्या रोल है पेपर 1 में, ये सर पूछना था मुझे।
ओह आई एम सो सॉरी यार, वो दूसरा एस्पेक्ट, सॉरी यार गाइस, वो दूसरा एस्पेक्ट तो रह ही गया, मैंने सिर्फ सिविल सर्विसेज वालों का बताया था। दूसरे वो लोग जो सिर्फ स्पेसिफिकली सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक राहुल तुम उनमें से एक हो। यस सर। हाँ। सो अगर अब मैं तुम्हारे लिए ही बता देता हूँ, अगर तुम सिर्फ सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करो तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 6-8 महीने कम से कम, या नहीं तो 1 साल प्रिपेयर किया होगा। सो यस अब सर। तुम इसी एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो अब वो टाइम आ गया है जहां पे अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जाओ और उसको वहां रोक के रखो। पीक पे ले जाओ, मेरा मतलब है कि अब वो लंबे आवर्स खींचने का टाइम आ गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 70, 70 आवर वीक, 80 आवर वीक, इफ पॉसिबल 90 आवर वीक खींचो अब। सो ये खींचो, और जो भी तुमने किया है बस वो रिवाइज करो, तुम नई चीजें मत करो। पीवाई क्यू देखो। तुम्हारा आई थिंक क्वेश्चन है पीवाई क्यू पे और पेपर वन पे ना। हाँ सर। सो पीवाई क्यू लेके बैठो अपने साथ, पीवाई क्यू डेली देखो। इससे तुम्हें ये हेल्प मिलेगी कि तुम पढ़ तो ऑलरेडी चुके हो, बट रिवाइज क्या ज्यादा करना है ये कैसे पता चलेगा? कहीं पता चला इकोनॉमिक्स लेके बैठे हो और दिन भर माइक्रो इकोनॉमिक्स बैठ के रिवाइज कर रहे हो, और माइक्रो का वेटेज उतना नहीं है जितना मैक्रो का है। या इकोनॉमिक सर्वे ही रिवाइज कर रहे हो और सवाल आया ही नहीं है, सवाल तो बजट से था, बजट 6 पेज का है, इकोनॉमिक सर्वे 400 पेज का, उसकी समरी 70 पेज की है। सो वो 70 पेज तो बर्बाद हुए ना, 4 पेज को 3 बार कर लो। सो ये बार बार देखना होता है। हिस्ट्री में तुम मॉडर्न ही मॉडर्न करते चले जा रहे हो, एंशियंट का भी वेटेज है। एंशियंट के लेट से लास्ट ईयर 7 या 8 सवाल हैं। सो अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? सो ये बार बार वो लेके बैठो, पीवाई क्यू यहाँ हेल्प करेगी। जो रिवाइज कर रहे हो उसका पहले पीवाई क्यू देखना है, फिर वो रिवाइज करना है, फिर दोबारा पीवाई क्यू देखना है कि मैंने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और एकदम डायरेक्शन पे रहोगे, ट्रैक से तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे अगर पीवाई क्यू तुम्हारे टेबल पे हमेशा है। सर मैं पीवाईक्यू एनडीए के, सीडीएस के और सीएपीएफ के और सिविल सर्विसेज के 8-9 साल के लगा चुका हूँ वैसे। तो सर मैं अभी मॉक देता हूँ किसी कोचिंग वगैरह के, तो सर मॉक वगैरह वो मतलब उस लाइन पर नहीं बना रहे हैं सर। मॉक ऐसा लगता है कि मुझे पीवाईक्यू ही लगानी चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है कोचिंग वगैरह के मॉक देख के हाँ कभी कभी। ठीक है। पीवाई क्यू कितने बार लगाए हो? सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, पिछले 3 साल कितने बार पर पेपर? अभी हाँ सर, 1-2 बार तो लगा चुका हूँ सर। एक या दो? 2 बार तो लगा लिए। ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनको 4-4 बार लगाता। अभी सर लगा रहा हूँ वैसे, मैंने हैंडआउट निकाल लिए हैं उन सारे ठीक है पेपरों के। ठीक है ठीक है ठीक है, ये किया जा सकता है। बट उसको ना बहुत ज़्यादा उस पर ओवर रिलाई मत करना, क्योंकि वो आ गया है। प्लस उसका करंट अफेयर अब नहीं आएगा, और करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। सो थोड़ा बहुत कोचिंग के भी बीच बीच में लगा लेना। सर आज मैं एक मॉक दिया था, उसका थोड़ा बता सकता हूँ। सॉरी? आज सर मैं एक मॉक दिया था एक कोचिंग का, तो उसमें मैंने 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अटेम्प्ट का भी इशू है। ओके, ये अटेम्प्ट का इशू मैं अभी बता देता हूँ। देखो मैं एक्सट्रीम पे हूँ, मैं 125 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इतना मैं ना हम्म। एक्सपेक्ट करूंगा ना। अभी इस पॉइंट पे तुम्हें ना आता भी नहीं तो रिकमेंड भी नहीं करूंगा। बट मैं ये ज़रूर बोलूंगा कि मेरी समझ के हिसाब से, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी कैसे है, 88 कम है। ठीक है, हम्म। इसको 100-110 ले जाओ। मैंने लास्ट ईयर का पेपर दिया है, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर देखा है मैंने, ठीक है, मैंने पेपर्स मैंने देखे हैं। 88 जिस डायरेक्शन में यूपीएससी मूव कर रहा है सीएपीएफ के पेपर को लेके, जो उनकी फिलॉसफी चेंज हुई है पिछले 2 साल 3 साल में, बहुत ज़्यादा सवाल अगर तुम लोग ध्यान से देखो, सीएपीएफ का पेपर के पेपर वन की मैं बात कर रहा हूँ, थिकनेस बढ़ी है। अगर दोबारा आप जाके देखोगे तो तुम्हें फील होगा। थिकनेस बढ़ी का मतलब ये है कि फैक्चुअल पेपर हमेशा 4 लाइन 5 लाइन का होता है, फैक्चुअल पेपर के क्वेश्चन। ये तब होता है, थिकनेस तब बढ़ती है जब उसमें स्टेटमेंट्स आते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी आती है, उसमें हाँ एनालिटिकल। सर, करंट के क्वेश्चन सीएससी लाइन पर जा रहे हैं, वो करंट के मतलब एग्जैक्टली स्टेटमेंट वाइज। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। सीएससी नहीं करना है, ठीक है, सीएससी के पेपर सॉल्व मत करना, एकदम ही हाँ सर, डिमोटिवेट हो वो जाओगे। नहीं करना। उसकी कट ऑफ वैसी वो 80 के ऊपर वो जाने नहीं दे रहे, 90 के ऊपर। सो वो अलग हाँ चल रहा है। बट सीएपीएफ को ही कई बार कर लो, और पीवाई क्यू करते रहोगे, और ये पेपर्स करते रहो, इनके सॉल्यूशन ठीक से एक बार देख लो। ठीक है, पेपर की क्वालिटी उतनी नहीं बना पा रहे, वो सच बात है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेजॉरिटी नहीं बना पाते हैं उस क्वालिटी का पेपर। उसका रीज़न ये है कि एक तो क्वालिटी जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, इन्हें पेपर बनाने हैं 15 20 50, उन्हें बनाना है साल में एक। हम्म। ठीक है, सो वो कैलिबर का डिफरेंस प्लस एक ही पेपर बनाना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो ये बात सच है, बट टॉपिक्स हिट होंगे।
टॉपिक्स वही हिट होंगे। वो बायोटेक्नोलॉजी पे पूछ रहे तो ये भी पूछेंगे, तो कुछ ना कुछ हिट होगा। वो फंसेगा कहाँ सवाल, जब उसका एनालिसिस करोगे तो उसका जो सॉल्यूशन रीड करोगे वहां से सवाल फंसेगा। और अटेम्प्ट का अपना नंबर बढ़ाओ। अटेम्प्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि लेट से तुमने 88 किए, हम्म। अब ब्लैक पेन से तुमने 88 किए हैं, पेन ड्रॉप कर दिया, 2 घंटे खत्म हो गए, ठीक है। जो एमआर भरना था तुमने भर लिया, अब पेंसिल उठाओ या दूसरे कलर का पेन उठाओ, और जो बच गए हैं उसमें से अपनी पसंद के 15 20 25 सवाल जितने तुम्हें ठीक लगे, बट 20 तो मारना ही। 88 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 20 मारो। इसके बाद 110 115 तक ले जाओ उसको नंबर को, और वो मारो अपनी समझ से आराम से, क्योंकि ये तुम लाइफ में पहली बार अब कर रहे हो, इसलिए मैं अभी टाइम का बाउंडेशन नहीं डालना चाह रहा तुम पे। आराम से करो, ब्लू पेन से, पेंसिल से। फिर ये ऐड करो कि ब्लैक पेन से तुम्हारे कितने नंबर बने, वो हटा दो, वो तो तुम्हारे बन ही रहे। पेंसिल से तुम्हारे कितने नंबर बने, पॉजिटिव में गए हो, नेगेटिव में गए हो, क्या मार्क्स आए हैं। अगर तुमने 3 4 पेपर में ये किया और पेंसिल के तुम्हारे मार्क्स पॉजिटिव बार बार बन रहे हैं, तो फिर तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके सर। सर मैं मेरा मैथ में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, 8 से 7 क्वेश्चन बनते हैं बस। पर मैं सब में ओवरऑल सब में बराबर कर लेता हूँ, ऐसे इकोनॉमी में भी बना लेता हूँ, हिस्ट्री में भी बना लेता हूँ। तो मैथ में सर अब मुझे ये लग रहा है टाइम नहीं देना चाहिए, इतना टाइम नहीं है। ठीक है यार, देखो मैथ्स का वेटेज, अगर लास्ट ईयर मैथ्स का वेटेज 20 था, हाँ सर, लास्ट ईयर तो तो इजी थे क्वेश्चन, पर 2023 वाले वो कुछ अलग ही हो गए थे। हाँ, तो फिर 2023 में वेटेज भी 14 था, ये भी ध्यान हाँ ये रखो। तो। ठीक है, तो उन्हें पता है कि हम कैसा पेपर बना रहे हैं, उन्हें अच्छे से आइडिया है, उनका डेली का काम है। सो वो कर लेंगे। अब अब मैं इस पे यही रिकमेंड, यार मेरे को तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता है, तो मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर सकता, बट पीवाई क्यू को बार बार किया जा सकता है। इसके पीवाई क्यू ओके। बार बार किए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा सिविल सर्विसेज का सीसेट का पेपर उठाओ। आई थिंक हम्म। टीम जो पेपर बना रही है ना, वो स्टैंडर्ड वही हो गया है। सीसेट का पेपर उठाओ, और उसके इंग्लिश के 27 28 सवाल हटा दो। जो बच गए मैथ्स के, तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है, रीजनिंग वाले मैथ्स वाले जो डिफिकल्ट है उनको भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास उनके सॉल्यूशन और ये सब है। अगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो बाकी तुम्हारा, तुम अटेम्प्ट इतने कम कर रहे हो कि तुम छोड़ सकते हो, सो कोई ऐसा इशू नहीं है अभी। सर थोड़ा पेपर 2 पर जंप कर लें सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स 1 पेज नोट होते हैं पेपर 2 के लिए, एंड टाइम में वो कुछ काम देते हैं, मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ थीम वाइज। सो सर वो बचपन में कॉपी लेते थे पतरी वाली, ये सर मैं दिखा रहा हूँ, ये सर दिख रही है, ये इसमें मैं बना रहा हूँ सर। मैं सोच रहा हूँ थीम वाइज इसमें कुछ पतले पतले नहीं नोट्स नहीं, बना ठीक है। लूँ। ये बताओ कौन से थीम, ये कहाँ से थीम उठाए हो। सर थीम तो ये यूपीएससी की है, वुमेन है, और सर सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, ये सारी हैं। और आपने भी सर कुछ वो एक कोड बताया था एथिक्स वाला, वो स्पीशीज प्लस एथिक्स। हाँ स्पीसीज यार, प्लस वो एथिक्स। वो थीम नहीं है। स्पीशीज प्लस एथिक्स एक्चुअली में क्या है। कुछ माइंड में थोड़ा याद रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो माइंड में कई बार पॉइंट्स खत्म हो जाए, मैं बाकियों हम्म। के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। पेपर 2 में क्या है, जब आप ऐसे लिख रहे हो या आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो और आपके पास पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं, अब क्या करोगे, या डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रहे पॉइंट्स, तो इसमें क्या करना होता है। मैंने एक अपना एक्रोनिम बना रखा है, सबके अपने होते हैं। मैंने बना रखा है स्पीशीज प्लस एथिक्स। सो स्पीशीज इज सोशियो पॉलिटिकल, ये स्पीशीज वो है एनिमल वाली स्पीशीज। सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक SPEC, कल्चरल, इंटरनेशनल SPECIE, एनवायरमेंटल, साइंस एंड टेक, प्लस एथिक्स। एथिक्स ऐसे आ जाएगा कि लेट्स से एनिमल किलिंग डिस्कस हो रही है, तो आप उसमें एक एथिकल एंगल डाल दो, पीटा का नाम डाल दो, ऐसा कुछ। सो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सो जब आप इन लाइंस पे सोचोगे तो ऐसे खुल जाएगा अच्छे से। सो ये तब काम आता है जब आप ऐसे में ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो या ऐसा कुछ लिख रहे हो, या रिपोर्ट राइटिंग है, इनमें कहीं आप स्टक हो गए हो और आपको पॉइंट्स नहीं जनरेट कर पा रहे हो। किसी चीज़ का आपको इम्पैक्ट लिखना है और समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही आ रहा दिमाग में। तो जब ये आप मन में दोहराते हो तो ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। ओके सर मेरे फिलहाल सारे डाउट पेपर 2 से रिलेटेड है। ओके ओके फाइन। तो एक्चुअली मुझे ये पूछना था, आपने जब ऐसे राइटिंग शुरू करी थी तब आप क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते थे या क्वालिटी पे? कि लाइक पहले कई सारे एसेस लिख लिए फिर उसके बाद क्वालिटी अपने आप आ जाएगी उसको लिखकर, या फिर शुरू से क्वांटिटी पे कि पहले अच्छा सा ऐसे लिखना है फिर सेकंड और अच्छा, थर्ड और अच्छा? ओके, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ना एक बार ये रिसर्च हुआ था।
उन्होंने ये आई थिंक किसी किसी ने सुना होगा, पॉट्स को लेकर ये रिसर्च हुआ था। सो उन्होंने किया था, ऐसे सुना है ना तुमने तो मैं बाकियों के लिए बता देता हूँ। वो हुआ क्या था, इसको बार बार दोहराया गया और इस एक्सपेरिमेंट का हर बार सेम रिजल्ट आया। ये रिसर्च ये था कि वो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे लोगों की। सो वो क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। एक सेट को काम दिया जाता था कि तुम्हें बस एक पॉट बनाना है 1 महीने में, और बहुत बढ़िया पॉट बनाना है। वो एकदम तुम्हारा बेस्ट पॉट होना चाहिए। 1 महीना लो और अच्छे से सजा के बढ़िया बना के लाओ। दूसरों को कहा जाता था, और तुम्हें तुम्हारा इवैल्यूएशन उसके बेसिस पे होगा कि तुम्हारा कितना अच्छा पॉट है। सेकंड ग्रुप को बोला जाता था कि तुम लोग, तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा कि तुम कितने पॉट बना के लेके आए हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स जो तुम बना सकते हो वो बनाओ, उस पर तुम्हें जज किया जाएगा। और इनवेरिएबली हर बार वही रिजल्ट आता था कि सेकंड ग्रुप जो ज्यादा पॉट बना रहा है, उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फर्स्ट ग्रुप के पहले प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा होता था। तो इसका पॉइंट ये है कि जब तुम ज्यादा लिखोगी, सो जो गोल्डन रूल है पलक, वो यही है कि योर मार्क्स विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ योर एम्प्टी रिफिल्स। जितने तुम लिख लिख के रिफिल घस घस के खत्म कर दोगी, और उसको एकदम सजा के रखना, क्योंकि बाद में जब कल को तुम यहाँ बैठी हो सर के बगल में तो फिर वो रिफिल्स का वो गुच्छा लेके आना कि देखो इतने खत्म हुए तो पेपर 2 में 115 नंबर आए हैं ऐसा कुछ। वो यही है, पेपर लिख लिख के खत्म कर दो, इसमें कोई डाउट मत रखो कि तुम्हें ज्यादा लिखना है। क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। और कहीं अगर तुम्हें शक है, इवैल्यूएशन के लिए भेज दो। सीएपीएफ हेमंत्रा में ज्वाइन कर लो, यहाँ भेज दो, कहीं और भेज दो, जहां तुम्हें चेक है, जहां तुम्हें यकीन है वहां भेजा जा सकता है। सो ये करो। एनीथिंग एल्स? सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आपका कहीं पे बेसिक इम्प्रूवमेंट हो गया, पर आपको अब समझ नहीं आ रहा कि आगे इम्प्रूव कैसे करना है, तो फिर आप क्या करते हैं उस टाइम पे? हाँ, ये किस चीज की बात? मतलब जहाँ पे लैंग्वेज की कमी आ रही है ऐसे राइटिंग में, कि लाइक कहीं पे आपने ओके, लिख दिया लैंग्वेज अपनी तरफ से, बट आपको ये समझ नहीं पता गया। लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करनी लैंग्वेज से तुम्हारे स्पेसिफिकली क्या मतलब है? तुम्हें लग रहा है कि है। तुम्हारी लैंग्वेज फैंसी से नहीं है? जैसे लाइक शार्पनेस लैंग्वेज के अंदर, एक्यूरेसी। ओके ओके, तुम्हें ये लग रहा है पलक कि तुम जो तुम्हारे दिमाग में है तुम उसे पेज पे नहीं उतार पा रही हो। आई थिंक ये इशू बात। अच्छे से नहीं, जितना अच्छे से हाँ, उतार सकते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में फैंसी लैंग्वेज को लेके है, सो मैं इसका जीता जागता एग्जांपल बैठा हुआ हूँ मेरे इनिशियल जब मैं मेंस के पेपर लिखता था, तो इनवेरिएबली एक कमेंट आता था। वन ऑफ दीज टू कमेंट्स वाज वेरी कॉमन इन माय पेपर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस के सेक्शन में आता था, प्लीज राइट शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। नहीं तो फिर दूसरा जो कमेंट आता था नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर में, वो आता था, यू हैव एक्सेप्शनल कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। और ये मैं तुम्हें सेम टेस्ट सीरीज के दिखा सकता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के सबसे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। इसकी वजह क्या है? मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है वो बहुत अच्छी है, तो मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखता हूँ बहुत फैंसी है। जब तुम टॉपर्स की आंसर देखोगे, आंसर स्क्रिप्ट या वो देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि वहां पे शॉर्ट एंड सिंपल लिखना होता है। सो अगर एग्जामिनर का मूड है तो वो डिफिकल्ट इंग्लिश पढ़ लेगा, समझ लेगा। नहीं है तो फिर उसको 9th की एनसीईआरटी खोल के देखो, वही वाली भाषा चाहिए। ही इज अ मैन, फुल स्टॉप। अब अगला चीज लिखो, एकदम बिल्कुल एक इससे ज्यादा सरल कि एकदम एक छठी का बच्चा आए, पढ़ ले और समझ के चला जाए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, एकदम कामिकाजे ड्रोन, मतलब कुछ वो एकदम समझा दो, तुम उसे एयर डिफेंस सिस्टम समझा दो, बिल्कुल ऐसा। तुम जितना सिंप्लीफाई करोगी, जितनी इजी इंग्लिश लिखोगी, और उसके लिए करना क्या है, ज्यादा लिखो, अगेन रिफिल ज्यादा खर्च करो। और जब टेस्ट लिख लो अपना, अगर तुमने कहीं एनरोल कर रखा है, टेस्ट लिख लो। तो मैं ये बहुत ज्यादा करता था, टेस्ट लिख लिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पेज आधा अधूरा कुछ खाली रह जाएगा, उस पर लाइन खींचना, उसमें लिखना माई क्वेश्चंस टू द इवेलुएटर, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिख देना कि मैं इस पर्टिकुलर पेपर में अपनी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करूं। और जो भी तुम्हारा ऑनेस्ट डाउट है वो लिख दो। जब रेड पेन से वो चेक होके आ रहा होगा ना, वो इवेलुएटर बहुत तमीज से उसको आंसर करेंगे क्योंकि उनको कुछ नया मिला है। करते हैं बच्चे करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। लास्ट पेज पे लिखो ना, यार मेरा ये डाउट है पर्सनल। तुम जो वेग मुझे दोगे गाइडेंस और फीडबैक, उससे अच्छा मेरे ये जेन्युइन डाउट है, मुझे इसका आंसर दो। वो बहुत अच्छे से आंसर करेंगे उसे। सो ये बार बार करो, 3-4 पेपर में ठीक हो जाएगा। एंड आई स्टिल इंसिस्ट कि बार बार ज्यादा लिखो, ज्यादा लिखो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। दीप
देव गोयल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे सर एक जैसे डाउट था सर, जो इकोलॉजी का सेक्शन रहता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी का, वो कितना रहता है? और सर मेरे से मॉडर्न हिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है। वैसे सर मेरा ये वाला अटेम्प्ट नहीं है, नेक्स्ट 2026 वाला अटेम्प्ट दूंगा मैं, क्योंकि इस बार थोड़ा एज का फैक्टर, थोड़ा 20 दिन का फर्क बैठ रहा है। ओके बट अगला वाला दूंगा 2026 वाला। और सर थोड़ा मेडिकल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, मेडिकल में बता देता हूँ। पहले एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट का यार मैं एक्चुअल गिन नहीं पाया, क्योंकि एनवायरनमेंट ना बहुत ज़्यादा लीन कर रहा होता है करंट अफेयर की तरफ। सो अब तुम उसको कहाँ डालोगे? कोई कोचिंग उसको करंट अफेयर में डाल रहा है, कोई एनवायरनमेंट में डाल रहा है। सो ये एक मेजर इशू है, बट वो चल जाएगा। वो एनवायरनमेंट का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि डिफ़िकल्टी होगी। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि क्लास 12th बायोलॉजी का लास्ट का जो सेक्शन है, 50-60 पेज है, वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसको कर लो ठीक से। उससे सवाल फंस रहे हैं, उससे एक्चुअली में सवाल बन रहे हैं। क्लास 12 बायोलॉजी। क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट सेक्शन है, उसमें 4-5 चैप्टर हैं, इजीली मिल जाएगा। इंडेक्स ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, कहीं से भी मिल जाएगा, देख लेना, वो मिल जाएगा। उसमें एनवायरनमेंट का वो सेक्शन है, वो देख लेना, वहां से सवाल आते हैं। उसके अलावा अगेन पीवाईक्यू जब तुम बैठ के देखोगे, तो उसमें देखना कि तुम अब वो करंट अफेयर है या वो एनवायरनमेंट है। मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, वो करंट अफेयर की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है, तो करंट अफेयर में उसको काउंट कर लिया जाता है। और तुम करंट अफेयर वैसे भी करोगे तो वो काम बन जाएगा। थोड़ा बहुत देख लेना, और तुम्हारे पास टाइम का बेनिफिट है यार, बहुत ज़्यादा है। आज से पूरा पूरा 1 साल 1 महीना है, मैंने सर 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब फर्स्ट ईयर से, मैं कॉलेज में तो बस फिर कोई इशू ही नहीं है। और तो आई थिंक मॉडर्न में तुम कह रहे हो कि मॉडर्न में इशू है, राइट? सर। मॉडर्न में बुक कौन सी रेफर कर रहे हो? तो अभी बुक तो रेफर नहीं की, कोचिंग के नोट्स इनको फॉलो कर रहा हूँ। ओके, मैं कोचिंग का नाम पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, सर, कौन सी कोचिंग के नोट्स है? एपीएफ की कोचिंग है सर, वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, आरएएस की, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी जयपुर। ओके 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 ओके। सो उसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट स्टैंडर्ड बुक रेफर करो, देव एक क्यों बार, मतलब हाँ फंस रहे हो कोचिंग सर के सही कह लिए? रहे हैं, कोचिंग के नोट्स तुम्हें करना है। आई नो कि कई बार वो हैंड रिटन लेक्चर से हम इतना फेमिलियर हो जाते हैं कि हमें बार बार मन करता है वहाँ, बट अगर वो इनसफिशियंट हैं तो फिर डिफिकल्टी है। सो इसमें मैं वही है, टाइम टेस्टेड एक बुक है बाय राजीव अहिर सर, बुक्स स्पेक्ट्रम। बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर सर, उसको रेफर किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट पीसीएस और सब वहीं से बन रहे हैं। वो नदर्न इंडिया, ये जितना काओ बेल्ट है नदर्न इंडिया, पूरा वहीं से बन रहा है। घटना चक्र के सवाल भी वहीं से फंस जाते हैं, घटना चक्र तुम्हें पता होगी आई थिंक। सो ये वो वहीं से बन रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया तुम वहां से कवर कर सकते हो। उसको मल्टीपल रीडिंग करना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि समझ आएगी पहली बार में। 2 बार 3 बार तुम्हारे पास टाइम है, आराम से करना। 2 बार 3 बार, तीसरी बार के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो लोग ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, राजीव अहिर सर की वो बुक कुछ नहीं तो 5-7 बार तो पढ़ के ही जा रहे हैं। तो ये देख लेना एक बार, ठीक है? ये हो गया। एंड हाँ, तुम्हें मेडिकल के मेडिकल। बारे में जानना था। इस साल से, इफ आई एम करेक्ट, सो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया यूपीएससी ने कि अब मेडिकल फिजिकल के नेक्स्ट डे नहीं हो करके इंटरव्यू के नेक्स्ट डे होगा। नाउ इसका मेडिकल सिविल और बाकियों की तरह नहीं होता है। सीएपीएफ का मेडिकल प्रॉपर सीएपीएफ के ही अलॉटेड हॉस्पिटल्स में होता है। तुम्हारा कहाँ हुआ? जैसे सर मेरा हुआ था ग्रेटर नोएडा में, सीआईएसएफ की कोई बटालियन है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी और सीआईएसएफ की बटालियन आसपास में है, बिल्कुल अगल बगल में। उन्हीं का एक अपना हॉस्पिटल है, सीआईएसएफ का आई थिंक हॉस्पिटल है वो। वहीं पे कमांडेंट लेवल के आई थिंक थे डॉक्टर्स, उन्होंने हमें। सीनियर, हाँ नहीं डॉक्टर्स होते हैं सीएमओ, वो उनकी रैंक होती है सीनियर कमांडेंट। हाँ, उनकी रैंक थी आई थिंक कमांडेंट ऐसी रखा, उन्होंने हमें इवेलुएट किया था। सो मेडिकल में होता क्या है, तुम्हारा आई टेस्ट होगा बहुत अच्छे से। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक बार नोटिफिकेशन के ना नीचे स्क्रॉल करके जाके वो देख लेना हाइट वेट का। और ये मैं बता देता हूँ, ऑफिशियली जो वो वेट का चार्ट है उसको देख के घबराना नहीं है। वो बहुत ही रिजिड है। अनऑफिशियली ऑलमोस्ट सब लोग जो 18 से 25 बीएमआई के बीच में है उन्हें पास कर दिया जाता है। मैंने अभी तक एक्सेप्शन नहीं सुना है, बट वो 18 से 25 वाले सबको पास कर देते हैं। वो जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उस पर घबराना मत। और मेडिकल में इशू क्या होता है, सीक्वेंस ये होता है कि पहले आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, और अब तो मेडिकल एकदम अलग है। सो आप जाओगे, मे बी आपका वेट करेंगे, मुझे अब आइडिया नहीं है क्योंकि वो एकदम अलग हो रहा है। बट पहले आई टेस्ट और ये सब चीज़ें होंगी।
आई टेस्ट होगा, आपका चेस्ट एक्सरे होगा। आई थिंक वो ट्यूबरकुलोसिस चेक करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। सो चेस्ट एक्सरे, आई टेस्ट वो अच्छे से करेंगे। पावर की जो लिमिट है नोटिफिकेशन में मेंशन्ड वो आपको देख लेनी होगी। आई थिंक +4 तक अलाउड है। +4 हाँ, +4 अलाउड है। सो अगर किसी के पास चश्मा है तो वो पावर बनवा लेना, अगर लेसिक करवाना है तो करवा लेना, क्योंकि 6 महीने के पहले का लेसिक भी अलाउड है। सो वो एक बार ना नोटिफिकेशन के लास्ट का वो हिस्सा देख के जाओ, वो सब देख लो जो भी पहले से करवाना है। अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है, एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवा लो। बेसिक ब्लड से वो हज़ार हज़ार रुपए में हो जाता है। सो वो करवा लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन वगैरह। अगर कुछ टेम्पररी ऐसा ऊंच नीच है तो ठीक हो जाएगा। सप्लीमेंटेशन। हाँ, 1 महीना पहले करवा लो मेडिकल के पहले। सर ये सब जो चीज़ें। नॉकनीस, सॉरी। तो आपका नॉकनीस टेस्ट कैसे हुआ था? यार वो तुम्हें बताएंगे भी नहीं कि हम तुम्हारा नॉग्नी टेस्ट कर रहे हैं, वो देख के कर देंगे। वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कि उन्हें शक होगा तो फिर वो री मेडिकल में तमीज से चेक करेंगे, बाकी वो तुम्हें देख के कर देंगे। फ्लैट सर अब चेस्ट, नॉग्नी ऐसे ही बस देख लिया, उतने में चला के देखेंगे। स्टटरिंग वो भी चेक होती है, 2-4 लाइन पढ़वाएंगे। टाइम मुझे पढ़ना। लगा एक्चुअली में पढ़नी है, मैंने पढ़ रहा हूँ उसको, मुझे क्या पता स्टटरिंग चेक हो रही है। मैंने पढ़ दिया तेजी में, फिर कह रहे हाँ ठीक है ठीक है। सो ऐसे बहुत सर नॉर्मली चेक होगा, और तुम उसमें मुझे नहीं लगता छुपा पाओगे, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तुरंत रीमेडिकल दे देते हैं, हल्का सा भी शक होता है तो। बोलो। रीमेडिकल के लिए सर बीच में टाइम कितना देते हैं? जैसे पहले तो मैंने सुना था ज्यादा दे, आप थोड़ा कम देते हैं मतलब। या रीमेडिकल अभी जो करंट सिचुएशन है लास्ट ईयर तक की, रीमेडिकल नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे होता है रीमेडिकल। ठीक है, हम्म, रीमेडिकल वो पहले है नहीं। हमारे वाले टाइम पे तो यार हाँ, बहुत टाइम है, पहले तो आपका कम कर पहले दिया। टाइम 2 महीने होता का था। टाइम देते थे। आई नो। री मेडिकल नेक्स्ट डे होता है, और वो री मेडिकल, मैं कैसे बताऊं, वो री मेडिकल का पर्पस ये है कि एक बेंच डॉक्टर बैठा देंगे चेकिंग। बेसिकली उससे सीनियर। अभी तुम्हें एक सिंगल डॉक्टर ने इवेलुएट किया है, नेक्स्ट डे एक बेंच बिठा देंगे, थोड़ी 3-4, अब मुझे पता आइडिया नहीं है, मेरी किससे बात नहीं होती, बट आई थिंक 3 डॉक्टर तो उसमें डेफिनेटली होंगे। सीनियर रैंक के 3 डॉक्टर बिठा देंगे, वो तुम्हें जज करेंगे। और री मेडिकल में ऑल मेजॉरिटी लोगों को पास कर दिया जाता है, क्योंकि ये आर्मी जितने स्ट्रिक्ट वो है नहीं एक्चुअली पैरामीटर। एसएसबी जितना स्ट्रिक्ट नहीं है। सॉरी। एसएसबी का मेडिकल जितना मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है ना, काफी लीनियंट है सर उसके ओके कंपेयर यार, में। मुझे उसका आइडिया नहीं है, सो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज अबाउट मेडिकल। थैंक Okay, thank you so much, Dave. And last question from Pratibha. हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर माय क्वेश्चन इज, जैसे आपने पेपर 2 के लिए बताया कि आप उसको लिखो 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 एंड द ओनली सॉल्यूशन, और उससे कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, आई कैन फील इट। बट व्हेन इट कम्स टू पेपर 1, मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कितने ही क्वेश्चन लगा लो, कितनी बारी नोट्स पढ़ लो, तो आई एम फीलिंग लाइक ट्रबल देयर। ओके, पेपर 1 में कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं बैकग्राउंड पूछ सकता हूँ, सिविल सर्विसेज का है या नहीं? नो नो। ओके 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 ओके। यार पेपर 1 में ना, जब तक पेपर हाथ में नहीं आएगा कॉन्फिडेंस नहीं आता है फ्रैंकली। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पिछले 3 साल की अगर मैं कट ऑफ बताऊं, 3 साल पहले 137, 137, 138 कट ऑफ थी। वहां से वो गिर के हो गई 118, 115 के अराउंड, मैं भूल रहा हूँ अभी नंबर। लास्ट लास्ट ईयर का, इस साल जो कट ऑफ अभी अनाउंस हुई है पिछले हफ्ते, वो है 97। सो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, 138 से 40 नंबर कट ऑफ गिरा दिए यूपीएससी ने तुम्हारे हाथ में। और अब वो इस साल अगेन वो 138 क्यों नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। सो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है पेपर तुम्हारे हाथ में कैसा आने वाला है। तुम रिलैक्स रहो, प्रिपेयर्ड रहो, ज्यादा से ज्यादा पेपर करो। वो कॉन्फिडेंस, अगर तुम कह रही हो कि तुमने मल्टीपल रिवीजन किए हैं, स्टैटिक पे कमांड हो गया है, सो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वहां से आएगा, और बाकी की चीजें ना अपने आप होंगी। वो मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं यही बोलूंगा। अगर मेहनत की है तो वो वहां दिख जाएगा। नंबर बेशक कम आएंगे, बट वो कट ऑफ से बहुत ऊपर होंगे। ठीक है, 150 नहीं लाने, बट ठीक है वो अच्छे आएंगे, वो नंबर अच्छे होंगे। सो उस पे घबराना मत, पेपर के हिसाब से खेलो। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पेपर लगा लो। सो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में फायदा होता है, कोई इजी बनाएगा कोई डिफिकल्ट बनाएगा, तुम्हें पता नहीं है। तुम रियल लाइफ ये इवेलुएट कर रहे हो पेपर को, कि ये पेपर जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉलिटी इजी है, आज पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट हो गई, समझ ही नहीं आ रहा। सो ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी तुम्हारी। ये करो, और जो मैं ये स्किल सेट बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू को बैठ के करो, ये सब चीज़ें ये करो। थोड़ा जब ये करोगी तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा, जिन क्वेश्चंस में मार्क्स जो नहीं आते मुझे, उसमें मार्क्स इंक्रीज कैसे किए जाएं।
ब्लाइंड गेस ठीक है, मैंने 3 डिवीजन किए हैं, एक श्योर शॉट वाला, सेकंड जिसमें आप बोल सकते हो स्मार्ट गेस, थर्ड जिसमें आप बोल सकते हो, लोग बोलते हैं ब्लाइंड गेस, बट मैं उसको ब्लाइंड नहीं बोलता हूँ, क्योंकि तुमने देख लिया तो वो ब्लाइंड रहा नहीं, प्लस तुम इतने साल से सिविलाइजेशन का पार्ट हो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे कान और आंखों में जा ही रहा है, तो तुम्हें बहुत कुछ आता है। सो वो वहाँ पे भी वो ये खेलना सीखो, स्मार्ट गेस में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ब्लाइंड गेस में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, और ये PYQ पे ही खेलो, किसी कोचिंग वोचिंग पे नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो, वो आएगा। अगर नहीं भी कॉन्फिडेंस आया है तो भी तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे ही, क्योंकि वो एग्जाम का नेचर ही ऐसा है, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा नंबर आएंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। ये Thank you so much, sir. ये सो मैं इसके वेबिनार के एंड में यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, मेरी भी जर्नी ना लंबी है, लंबी रही है, काफ़ी लंबी रही है। इनफैक्ट पहले, अब मैं बता चुका हूँ कि 3 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, बट जो मैंने अभी प्रतिभा को बताया कि ट्रस्ट द प्रोसेस वाली चीज़, मैं उसी पे एम्फेसिस डालूंगा। 3 प्रीलिम्स नहीं निकले थे, उसके बावजूद मैं सुबह 7:30 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, रात में 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता था। 2-3 घंटे का तुम टाइम हटा दो, बाकी पूरा पढ़ने में जाता था। सो और मेजॉरिटी एग्जाम्स जिसमें मैं एनरोल था, जो भी मैं दे रहा था, वो नहीं निकल रहे थे इनिशियल 3 साल। बट ये जो मैं जो इस ग्राइंड से मैं गो थ्रू किया हूँ, और ये काम मैंने किया है ऐसे महीने के 28 दिन, 29 दिन, साल के 10 महीने, और 2.5-3 साल तक। सो ये जो ग्राइंड है, ये वो फाउंडेशन है। दिस इज व्हाट आई कैन से, लेड द फाउंडेशन, जिसके मैं डिविडेंड्स आज तक रीप कर रहा हूँ। ये रैंक उसके दम पे है, जो मैंने इनिशियल जो मेहनत की थी। ये जितना भी मैं अभी PYQ का एनालिसिस बता रहा हूँ, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये सब उसके बाद आई हैं। सो वो फाउंडेशन बना था, वहां से कॉन्फिडेंस आया। पेपर नहीं निकला, बट मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे हूँ। सो वो कभी ना कभी रिजल्ट आएगा। सो इसी को बोलते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, यही है वो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स टू ट्रस्ट द प्रोसेस। सो आप, गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड थैंक यू। सो आई होप कि ये जो सेशन है, वेबिनार है, काफ़ी यूजफुल रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और स्पेशली जो पेपर 1 है उसको एनालाइज कैसे करना है, वो आयुष ने बहुत अच्छे से सिखाया। और इतना तो अच्छे से मेरे को भी नहीं पता था इतना ज़्यादा सोचता है कोई। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर Thank you, sir. एवरीवन, गुड बाय। just a second, I would like to also thank हेमंत सर, कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, ये मैं शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सर फॉर दिस थैंक यू सो प्लेटफॉर्म। मच आयुष। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।